स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ही वेट कर रहे थे BEVI 181 का बुक रिवीजन वाली वीडियो के लिए, बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे। और वेट क्यों ना करें, क्योंकि देखिए ये जो कोड है ना बहुत ही स्पेशल कोड है। इंग्लिश मीडियम इसका रिवीजन हो रहा है और 5-6 पार्ट्स हो चुके हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट्स हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। जिसका आप लोगों को कोर्स में जाके आप लोग को चेक करना है आपका, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए इसका वेट बहुत ज़रूरी था और इसे करना भी बहुत ज़रूरी था। देखिए 70 टू 80, जैसे मैंने आप लोगों को बार-बार कहता हूँ, इसमें 70 टू 80% स्टूडेंट्स फेल होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूज होने वाले होते हैं। आपको लगेगा ये सही है, ये सही है, लेकिन वो गलत होता है। समझ में आ रहा है? और 50 क्वेश्चन में से भैया 18 क्वेश्चंस को कम से कम सही करना हो। अगर सही 18 क्वेश्चन नहीं कर देंगे तो आप फेल हो जाओगे। तो कि 50 में 18 क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका नहीं हो पाता, क्योंकि क्वेश्चन ही घुमा फिरा के पूछा जाता है भैया। तो इसको तभी सही कर पाएंगे जब कंप्लीट बुक का रिवीजन करेंगे, 5 साल का PYQ देखेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तभी हो पाएगा। आपको अभी क्या करना है, कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। पहले तो यही कि आप अगर पास होना चाहते हो, इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले से फेल हुए होंगे, बैक आया होगा। आप में से कमेंट करना कौन ऐसे स्टूडेंट्स हो जो जिसका बैक आया है, फिर से इस बार एग्जाम दे रहे हो, है ना? तो आप लोग कमेंट करो। देखिए इस बार आप फेल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कंप्लीट पहले मैं बुक रिवीजन करा रहा हूँ आज। इसमें ये वीडियो चाहे जितनी लंबी हो जाए, कंप्लीट आपको बुक रिवीजन करना है मेरे साथ। देखिए मैं हार्ड लैंग्वेज को छोड़कर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बुक रिवीजन आपके सभी चैप्टर्स का, है ना, सभी चैप्टर्स का देख सकते हो। मैं आपको दिखा दूं, सभी चैप्टर्स का यहाँ पर देखिए कंप्लीट नोट्स बनाया इजी लैंग्वेज में, ठीक है। ये आप लोग व्हाट्सएप से परचेज भी कर सकते हो और साथ में अभी जो वीडियो के साथ साथ देखिए क्या कीजिए, परचेज भी कर लीजिए और रिवीजन भी करते चलना है आपको, है ना। एक मोबाइल ले लीजिए, मम्मी का या दीदी का, है ना, भाई का, किसी का भी ले लीजिए, साइड में रखिए और मेरे साथ ये रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक। तो देखिए आप चैनल में न्यू हो स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए सिर्फ जून एग्जाम मैंने दिसंबर एग्जाम के लिए ये बनाया, बट देखो ये तो बुक रिवीजन मतलब हमेशा तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा, है कि नहीं। अब किसी भी देखो 2030 में भी आप देख रहे हो तो भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये द प्रेम सर, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई डाउट होता है तो पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो इंस्टा में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का सबसे पहला चैप्टर, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, ठीक है। इसको समझेंगे, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझेंगे तभी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके पास, और आप इजी में अच्छे से एग्जाम देंगे और आपका 40 प्लस ही आपका मार्क्स आएगा किसमें, MCQ में। समझ में आ गया? क्यों आएगा? क्योंकि आप पूरा बुक करोगे रिवीजन, फिर 5 साल का मैं PYQ करवाऊंगा, उसका भी पूरा वन शॉट वीडियो देखना है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है ना, और इसका भी, ठीक। और आप लोग PDF परचेस करके और स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ, ठीक, मेरे साथ चलो। सबसे पहले हम लोगों को देखना है हमारा पर्यावरण। देखो मैं आप लोगों को समझने के लिए इसका भाई बुक का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का, यानी चैप्टर भी है और उसके साथ साथ उनका मैंने इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन भी दिया है ना। क्या है हमारा पर्यावरण, ठीक। तो समझिए, हमारा पर्यावरण वह प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण है जिसमें हम रह सकते हैं। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव समाज सभी शामिल होते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी, पीने के लिए पानी, ठीक है, और खाने के लिए भोजन प्रदान करते हैं। कौन? हमारा पर्यावरण। और स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन की नींव है, लेकिन आज प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। हमें पेड़ लगाने, पानी बचाने और प्रदूषण कम करने जैसे कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित और संतुलित बना रहे। देखिए आपको चैप्टर का इंट्रो मिलेगा, सबसे पहले यही मिलेगा चैप्टर का इंट्रो। और इसमें ना, अगर मैं ना भी पढ़ाऊं तो भी आप खुद से जब पढ़ोगे ना PDF से, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, किसी से सुनकर समझना और खुद से समझने में अंतर होता है। तो मैं यहाँ पर समझाते हुए, पढ़ते हुए चले जाऊंगा ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, पूरा वीडियो देखना है, समझते हुए आपको जाना है, साथ में PDF को सामने रखना है और साथ में समझते जाना है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत, ठीक। तो देखिए पर्यावरण के घटक, सबसे पहले आप इसमें हमारा पर्यावरण में सबसे पहला पॉइंट है, आपके जितने भी चैप्टर्स है, सभी चैप्टर्स का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पॉइंट को लिया है। आपका MCQ क्वेश्चन नहीं छूटेंगे तब।
चलो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के मुख्य घटक की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। तो कौन घटक? जैविक घटक और जैविक घटक। तो जैविक घटकों में पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य आते हैं, समझ गए? मतलब हर टॉपिक को अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है पीडीएफ में। अजैविक घटकों में आते हैं हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, ताप शामिल। तो समझे? तो जैविक में आते हैं जिसमें जान होता है, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, ये सब क्या है, इसमें जान होता है, तो ये जैविक घटक। जिसमें जान नहीं होता वो अजैविक घटक, जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, है ना? और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण का क्या करते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं और जीवन को संभव भी बनाते हैं। ठीक। पर्यावरण के प्रकार की बात करूं तो पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या हुआ? जो ईश्वर बनाते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो ईश्वर खुद बनाए हैं, वो आपका प्राकृतिक पर्यावरण हुआ। और मानव निर्मित पर्यावरण में घर आ गया, सड़क आ गया, पुल, उद्योग और शहर आ गए। ये दोनों प्रकार एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं कि नहीं? एक दूसरे से हम मानव निर्मित मतलब कोई भी चीज बना लेते हैं, लेकिन हमें प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें हवा को यूज करना, हमें पानी का यूज करना पड़ता है, मिट्टी का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो हमारे लिए हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सब और जीव जंतु, ये सब बहुत ही उपयोगी चीज है। तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज हमारे लिए क्या हुआ ना? उपयोगी, बहुत उपयोगी चीज है। हम मानव है ना, हमें बहुत जरूर, हम खुद एक प्रकृति द्वारा बनाए। आप सोचो, हम खुद एक क्या है? प्रकृति द्वारा बनाए गए। समझा गया? तो सब ये प्रकृति का ही देन है। ठीक है। मानव निर्मित पर्यावरण में कौन कौन आता है? अभी जो मानव बनाते हैं, जैसे कि घर बनाते हैं, सड़क, पुल, उद्योग और शहर, ये सब कौन भाई? ये सब तो मानव बनाते हैं। जो मानव बनाया वो मानव निर्मित पर्यावरण। ये दोनों प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि नहीं? तो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ठीक। और अगला है जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व। ये सभी आपके चैप्टर का ही पॉइंट है। हम ये नहीं सोचो कि हम कहीं और से ले लिया, नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा। आप लोग बुक देखिए, वहां पे आपका जितने भी मेन टॉपिक है सबको लिया गया और सब आपके बुक से ही लिया गया, कहीं दूसरे जगह से नहीं। ऐसा सोचना भी नहीं भैया। तो जीवन के लिए भाई पर्यावरण का क्या महत्व है? भाई पर्यावरण ही तो सब कुछ। पर्यावरण नहीं रहेगा तो आज हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण के कैसे भाई? देखो, पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और भोजन के लिए संसाधन, खाद्य पदार्थ, ये सब चीज क्या करता? प्रदान करता है। स्वच्छ पर्यावरण से हमारा स्वास्थ्य क्या रहता है? अच्छा रहता है। मतलब पर्यावरण जब इस सब चीज देता है तो हमें, हमारा कर्तव्य होता है पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण को ध्यान देना भाई। स्वच्छ पर्यावरण में अगर रखेंगे खुद को, पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा और जीवन संतुलित होता है इससे। और पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और प्रदूषण कम करते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगे, प्रदूषण दिखेगा। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, मतलब पर्यावरण की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो मानव संबंधी पर्यावरण क्या हो सकता है? तो मानव और पर्यावरण का संबंध बहुत है। क्या करें? मानव पर्यावरण संबंध। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या है भाई? मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है? समझिए, मानव और पर्यावरण का संबंध बहुत गहरा है। मानव पर्यावरण के बिना नहीं रह सकता, पर्यावरण मानव के बिना रह सकता है, लेकिन मानव पर्यावरण के बिना नहीं रह सकता, ये समझ जाओ। क्योंकि जब मनुष्य का निर्माण नहीं हुआ था तब भी पर्यावरण था। पहले पर्यावरण आया तभी हम आए हैं। समझ आ रहा है? तो मानव अपनी आवश्यकता जैसे भोजन, आवास और वस्त्र के लिए पर्यावरण पर निर्भर करता है। वहीं मानव अपने कार्यों जैसे कि उद्योग, कृषि, शहरीकरण से पर्यावरण को क्या करते हैं भाई? देखो, मानव से हम, पर्यावरण से हम जीवित जीवित हैं। पर्यावरण हमारा इतना उपयोग, हेल्प कर रहा है, और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाते हैं। हम क्या करते हैं? हम बहुत शहर का निर्माण कर देते हैं। हम पर्यावरण जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित करते हैं, फैक्ट्रीज बना देते हैं। तो ये उनको हम नुकसान पहुंचाते हैं, तभी हम अपना फायदा देखते हैं, जबकि वो खुद हमारे लिए जीवन देता है। ये सब गलती नहीं करना चाहिए। यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन बढ़ता है, जैसे ही है ना। तो ऐसा होता है। इसीलिए कहा जा रहा है पर्यावरण का संरक्षण बहुत आवश्यक है। इसलिए मानव और पर्यावरण के बीच संतुलित संबंध बनाए रखना चाहिए, आवश्यक है। क्या समझे? मानव क्या करे? अपने, देखो, ये नहीं कह रहा कि दुनिया में जाके, नहीं भाई, आप जिस जगह रहते हो वहां के अगल बगल के जो भी जगह है,
पर्यावरण देखो, अगल-बगल में पेड़-पौधे हैं, सड़क है, मिट्टी है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग तो प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलता है प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ। तो जो भी प्रकृति वाली चीज़ें हैं, उन सब का रक्षा करना चाहिए, है ना? प्रकृति द्वारा दिए गए हर चीज़ों का क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए, ख़्याल करना चाहिए, ना? और स्वच्छ और साफ रखना चाहिए ताकि उनको भी हमसे हमें सेवा करने में मज़ा आए और हमें भी मज़ा आए, हम भी अच्छा जीवित रहे, अच्छा रहे, संतुलित रहे, बीमार ना पड़े। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना आवश्यक है, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। समझ में आ गया? जीवित रहने के लिए, ठीक? अगला है संपोषणीयता और सतत। तो ये क्या है? संपोषणीयता और सतत क्या है? तो संपोषणीयता या फिर सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों का वो क्या करे भाई पूरा करे। तो संपोषणीयता या सतत विकास का क्या अर्थ है भाई कि ऐसा विकास जो वर्तमान ज़रूरतों को क्या करे पूरा करे, ठीक है? लेकिन बिना भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन को नुकसान पहुँचाए। मतलब कि पूरा तो करे, वर्तमान में हमें जो भी चीज़ चाहिए, वो हमें प्रकृति से चाहिए, तो प्रकृति से हम ले लें, ठीक है? प्रकृति से हम ले लें, लेकिन हम इस प्रकार लें प्रकृति से कि आने वाले जो पीढ़ी हो हमारा, उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये हमारा संपोषणीयता हो जाएगा, समझ में आ गया? इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग जो जितने भी प्रकृति के संसाधन हैं, जैसे पेड़-पौधे, है ना? मिट्टी ठीक है? पानी, इन सब का एक सही प्रकार का उपयोग करेंगे, ठीक है? और पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति इसमें शामिल होती है। यह जीवन और प्रकृति के बीच क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, संपोषणीयता समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट्स अभी भी अगर आपको संपोषणीयता नहीं समझ में आया, तो एक बार रिविज़न मैं करा दूँ। अपने तरीके से मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको याद रहे। तो संपोषणीयता का मतलब समझिए। तो संपोषणीयता सतत तो समझते हैं, मैंने कई बार सतत बताया भी है। सतत ऐसा विकास होता है, सतत एक प्रकार का विकास सतत ऐसा विकास होता है जो हमें अ, आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब ऐसा अभी अभी के टाइम पे ऐसा उपयोग करें, ये दोनों एक ही प्रकार की चीज़ें सिमिलरिटीज़ है, तो ऐसा प्रयोग किया जाए जो हमारे आने वाली पीढ़ी को नुकसान ना पहुँचे और हम उन चीज़ का यूज़ भी करें लेकिन फिर भी हमारे आने वाले जनरेशंस को कोई नुकसान ना पहुँचे उससे। तो वो सतत विकास और संपोषणीयता में आता है। तो समझिए मैं तो यहाँ संपोषणीयता समझा रहा हूँ, तो संपोषणीयता क्या है समझिए। संपोषणीयता देखो प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि आप लोग देखते हो पानी, जंगल, मिट्टी, हवा ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन का ऐसा उपयोग करें, ऐसा उपयोग करना कि आज की ज़रूरत भी पूरा हो। आज की क्या हो ज़रूरत हमारा पूरा हो जाए लेकिन पूरी होने के साथ-साथ आने वाले जो भविष्य है, भविष्य के लिए भी वो संसाधन बचे। मतलब कि प्राकृतिक संसाधन का इस प्रकार यूज़ करें कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो बचे रहे। तो ये क्या है हमारा संपोषणीयता और सतत विकास होगा। समझ में आ गया? मान लो कि अगर आप कोई भी पेड़ को की कोई ज़रूरत पड़ा, आप पेड़ को काट दिए, ठीक है? तो पेड़ को काट दिए ऐसा नहीं सारा पेड़ अगर काट दोगे, तो आज तो आपको लकड़ी मिल जाएगा या फिर आपको जगह मिल जाएगा, लेकिन आने वाले जो टाइम होगा, उनको ना लकड़ी मिलेगी, ना कोई वहाँ पे, है ना? पर्यावरण में उसको सुरक्षित वायु मिलेगा, सुरक्षित वातावरण मिलेगा, तो इस तरह से उन्हें कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा, ठीक है? अगर तुम केवल ज़रूरत के अनुसार अगर पेड़ काटोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ काट लिया फिर कहीं दूसरी जगह आपने लगा दिया दूसरी जगह पेड़, चलो ठीक है, ये सही है। तो लेकिन ये नहीं कि सारा नष्ट करके हम अपना ही सिर्फ़ फ़ायदा कर रहे हैं और बिल्कुल उनका पर्यावरण का नाश कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो इसमें संपोषणीयता क्या कहता है भाई, संपोषणीयता और सतत विकास का क्या कहना है कि पेड़ों की रक्षा किया जाए, पानी की बचत किया जाए, कचरे का पुनर्चक्रण हो, ठीक है? सौर और पवन जैसी स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाए। प्रदूषण कम किया जाए, समझ में आ गया? ये सब कौन बताता है? सतत विकास और संपोषणीयता के अकॉर्डिंग। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक? ये सब इम्पोर्टेंट था। अब दूसरा आपका चैप्टर आता है, चैप्टर 2 पारिस्थितिक तंत्र। फ्रेंड्स अब जो हमारा ये चैप्टर है पारिस्थितिक तंत्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, कई क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ पे भी वही दिया गया है
लेकिन मैं अपने तरीके से मैं समझाऊं तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है भैया। पारिस्थितिक तंत्र जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं, निर्जीव चीजें होते हैं, निर्जीव चीज और सजीव चीजों का भाई आप समझ लो कि ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, निर्जीव और सजीव चीज, सजीव घटकों का एक समूह होता है जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिलकर क्रिया करते हैं, मिलकर काम करते हैं ना, संतुलन बनाए रखते हैं पर्यावरण में। तो देखो, हम हैं सजीव, मनुष्य क्या है, सजीव है, तो मनुष्य क्या निर्जीव चीजों पर निर्भर नहीं है। अगर निर्जीव चीज ना हो तो क्या मनुष्य क्या जी पाएंगे, नहीं। जैसे मिट्टी ना हो, पानी ना हो, हवा ना हो, ठीक है। तो ये अगर ये सब चीज ना हो तो भाई क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो अब उसी तो प्रकार बहुत कुछ, बहुत चीज ऐसे हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो पर्यावरण में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो पर्यावरण में मान लो आपको पेड़ पौधे, हिरन, बाघ, पक्षी, सूर्य प्रकाश, हवा, मिट्टी, ये सब चीज आपको देखने को मिलते हैं ना, देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे काम करता है, मान लो ये अपना भोजन, मतलब देखो अगर मैं खाद्य पदार्थ की बात करूं तो भाई जो उत्पादक होते हैं, जो मान लो उत्पादक में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपको इजी लैंग्वेज में समझाओ, चलो इजी लैंग्वेज में समझाओ। तो मान लो कि जो ये पौधे होते हैं है ना, जो पौधे होते हैं तो वो भी निर्जीवों पर निर्भर रहते हैं। पौधे क्या है भाई, सजीव है। तो सजीव निर्जीव पर कैसे निर्भर है, समझिए। जो पेड़ पौधे होते हैं भैया, तो वो अब ये कैसे भोजन बनाते हैं, तो इसको भोजन बनाने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ेगा, सूर्य की रोशनी पर, सूर्य की सूर्य की रोशनी पर, और सूर्य की रोशनी पर, पानी पर, पानी और मिट्टी। तो सूर्य की रोशनी, पानी और मिट्टी, ये तीनों मिलकर क्या भाई पौधे पौधे का क्या करते हैं, भोजन बनाते, पौधे को भोजन बनाने में मदद करते हैं ना, पौधे को जीवित रहने में मदद करते हैं। तो ये क्या भाई, ये उनके अकॉर्डिंग क्या है, इकोसिस्टम है। किसके अकॉर्डिंग, पौधे के अकॉर्डिंग। तो पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। उसी प्रकार आप और अन्य चीज भी समझ सकते हैं। तो पौधे को, अब मान लो पौधे की बात तो समझ गए, तो पौधे को कौन खाता है भाई, पौधे किस पर पौधे पर निर्भर कौन कौन रहते हैं, पौधे पर निर्भर रहते हैं मछलियां, ठीक है। ऐसे मैं आपको समझा दूं, मछलियां या फिर दूसरे जी छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो पौधे को खाते हैं, ठीक है, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। फिर मछलियां को कौन खाता है भाई, मछलियां को खाते हैं बड़ी मछलियां, पक्षी खाते हैं, इंसान खाते हैं मछलियों को, पौधे को भी पौधे का भी यूज करते हैं इंसान। तो इंसान पौधे पर भी निर्भर है। ठीक, अब देखो यानी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब कोई पौधा या फिर जानवर मर जाता है तो ये बैक्टीरिया और फंफद उसे सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं, मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं। जब कोई पौधा या फिर जानवर, जब कोई पौधा क्या मिले, जब कोई पौधा मरा, कोई पौधा ये सड़ा, कोई जीव सड़ा, मतलब सजीव जब मरते हैं, सड़ते हैं, तो उनको भी, उनका भी उपयोग कौन करता है, कीड़े मकोड़े करता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया फंफद है ना, उसको सड़ा देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। फिर मिट्टी, फिर क्या होती है, मिट्टी उपजाऊ बनती है, नए पौधे उगते हैं। इसी तरह से जीवन में जीवित और निर्जीव का क्रिया चलते रहता है, जीवित और निर्जीव का क्रिया चलते रहता है, चलते रहेगा। बिना जीवित और निर्जीव के है ना, ये दुनिया ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए दुनिया है इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है, पूरी दुनिया, पूरी धरती क्या है, इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पे निर्जीव जितना उपयोग, जितना सजीव इंपॉर्टेंट है उतना निर्जीव इंपॉर्टेंट है। विदाउट निर्जीव चीजों के अकॉर्डिंग सजीव जिंदा नहीं रह सकता। सो सजीव निर्जीव पर डिपेंड करता है, और निर्जीव, तो निर्जीव को क्या भाई, निर्जीव को भाई क्या चाहिए, निर्जीव नहीं नहीं रहेंगे, निर्जीव का कोई दिक्कत नहीं, निर्जीव अगर नहीं रहेगा सजीव फिर भी निर्जीव रहेंगे, समझ आ रहा है। तो भाई सजीव को जिंदा रहने के लिए भाई इस दुनिया में निर्जीव का जरूरत पड़ता ही है। फिर भी सजीव कहीं ना कहीं कुछ हद तक भाई निर्जीव को संतुलन रखने के लिए हम सजीवों का बहुत जरूरत होता है, समझ में आ गया। तो ये सिस्टम समझो। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हुए समझते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र या फिर ये इकोसिस्टम वह क्या है, प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें जीवित प्राणी और जानवर, जीवित प्राणी, जानवर, सूक्ष्म जीव और
निर्जीव घटक मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, तापमान। तो ये सब जीवित प्राणी जैसे पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, ये सब क्या है? जीवित प्राणी। तो ये सब और निर्जीव घटक जितने भी हैं, मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, तापमान, तो ये आपस में क्या होते हैं? मिलकर, परस्पर मिलकर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और यह एक संतुलित प्रणाली होती है जहाँ सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि क्या है? जंगल, तालाब, मरुस्थल और समुद्र सभी पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हैं। इसमें उत्पादक के रूप में होते हैं हरे पौधे, उपभोक्ता के रूप में होते हैं जानवर, अपघटक के रूप में बैक्टीरिया और कवक। ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रण द्वारा एक संचालित होता है। अब देखो, आपके पास अगर बुक होगा तो आप पारिस्थितिकी तंत्र में एक इकोसिस्टम का वहां पर एक चित्र होगा, बहुत सुंदर चित्र होगा। तो अपने बुक के अकॉर्डिंग बुक में एक बार देख लीजिए आप लोग, जो सेकंड चैप्टर में आइए और वहां पे आपको चित्र दिया होगा इकोसिस्टम का, बहुत अच्छा लगेगा। वही है आपका, वही सिस्टम है, समझ लीजिए। मानव गतिविधियां जैसे प्रदूषण और वनों की कटाई इस संतुलन को क्या करते हैं? प्रभावित कर सकती है। अब और भी अच्छा समझते हैं, पारिस्थितिकी जो तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र का क्या माप है? तो और यहाँ पे अमाप का क्या मतलब है भाई? ये समझिए, अमाप का मतलब होता है, मान लो कि उस क्षेत्र या फिर जब मतलब जिस चीज के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि उस क्षेत्र के बारे में क्या घटना है, क्या चीजें हैं, उनको मेजर करते हैं हम लोग, है ना? उन क्षेत्र के बारे में जानकारी को जुटाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का अमाप की बात करूं, यहाँ समझिए। तो पार्थिव तंत्र का आकार, है ना? तो देखो यहाँ मेजर के बारे में बात है, तो आकार, अमाप कहाँ पे आ गया? आकार, अमाप को हम लोग आकार समझ लेंगे, है ना? तो पारिस्थितिक तंत्र का आकार या फिर अमाप बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा। मतलब इसका जो आकार है, ये जो इकोसिस्टम है, एक छोटा भी सिस्टम हो सकता, छोटा इकोसिस्टम भी हो सकता है और बड़ा इकोसिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, तो यह किसी छोटे तालाब, बगीचे, खेत से लेकर बड़े जंगल, समुद्र या फिर पूरे पृथ्वी तक ये सब चीज हो सकता है। तो इसका आमाप, ठीक है, या फिर आकार उसमें मौजूद जीवों और निर्जीवों के परस्पर संबंध और क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो इकोसिस्टम का कोई डिफिनिट नहीं होता है, शेप नहीं होता भाई। यह विभिन्न स्तरों पर क्या होता है? पाया जाता है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ना। तो भाई प्रकृति में सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो होता है जीव मंडल। ध्यान रखना, बायोस्फीयर, इंग्लिश में से ऑप्शन रहेगा आपका बायोस्फीयर। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो वो जीव मंडल होता है या फिर बायोस्फीयर। ये पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है, जिसमें भूमि, जल और वायु सभी शामिल होते हैं। जीव मंडल में सभी छोटे बड़े पारिस्थितिक तंत्र जैसे जंगल, महासागर, मरुस्थल आदि क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। यह सभी जीवों और निर्जीव घटकों के बीच संतुलन बनाए रखता है। आप लोग को ये चित्र वहां पे मिलेगा, कहाँ पे? आपके बुक में मिलेगा, ठीक है। और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है। ठीक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक की बात करूं तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक, है ना? तो ये पहले भी हम लोग देखे थे। तो जैविक घटक में सभी जीवित जो प्राणी होते हैं वो जीवित होते हैं, जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। तो जीवित प्राणी आते हैं जैविक घटक में। इन्हें उत्पादक यानी पौधे, उपभोक्ता जानवर और अपघटक बैक्टीरिया, इन सब में विभाजित किया जाता है। और अजैविक घटक में आता है वायु। तो ध्यान देना, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं, आपको पूछा जा सकता है इस प्रकार कि मिट्टी किस प्रकार का घटक है? तो भाई मिट्टी एक प्रकार का अजैविक घटक है। जल क्या है भाई? अजैविक घटक है, ध्यान देना। तो जैविक घटक और जैविक घटक समझ के रखे, ताकि एमसीक्यू आना ही 100%। जैविक और अजैविक में आपका एमसीक्यू आता ही है। तो ध्यान दीजिए, चैप्टर्स को मैं जो समझा रहा हूँ पूरा फोकस कीजिए, समझने पर फोकस कीजिए, रट्टा नहीं मारना है। ध्यान से समझना, ये नहीं कि फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, नहीं। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इनसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते ही है, जैविक अजैविक से। तो भैया क्या देखा आपने? अजैविक घटक में वायु आ जाते हैं, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान और खनिज पदार्थ, ये सब किस में आते हैं?
अजैविक घटक में। ये सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक क्या है, वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, और इन दोनों घटकों के बीच आपसी संबंध और संतुलन की ही क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र को कार्यशील बनाए रखते हैं। सही बात है कि नहीं? तो अब देखिए, अब हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक हमारा है पोषी स्तर। तो पोषी स्तर क्या होता है? पोषी स्तर पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को कहते हैं, जहां जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक आते हैं। तो पोषी स्तर देखो, पोषी स्तर क्या होता है, जिसमें जीव क्या करते हैं, जिससे जीव खाना पीना भोजन प्राप्त करते हैं, और भोजन किसी जिस चीज पे जीव निर्भर रहते हैं, है ना, और जहां पर क्या मिलता है उन्हें, भोजन मिलता है। तो वो कौन सा चीज है भाई? तो सबसे पहले आता है प्रथम पोषी, है ना। पोषी स्तर में प्रथम पोषी की आता है। तो प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक आते हैं, जैसे कि पौधे। दूसरे पर क्या आते हैं, शाकाहारी। तीसरे पर मांसाहारी। ठीक है, तो और देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और अंतिम स्तर पर कौन आते हैं भाई, अब घटक आते हैं। तो ठीक है, तो ये प्रत्येक स्तर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको पोषी स्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको पोषी स्तर में समझा दूं। पोषी स्तर थोड़ा एक बार समझाऊं, 1 मिनट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, पोषी स्तर जो है कि, है ना, पोषी स्तर की बात करूं तो पोषी स्तर आपका 1 होता है, पोषी स्तर 2 होता है, ठीक है, पोषी स्तर 3 होता है, पोषी स्तर 4 होता है। ठीक, पोषी स्तर 5 होता है। तो हर पोषी स्तर में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है। जैसे मान लो, पहला जो पोषी स्तर होता है, ठीक, पोषी स्तर अगर पहला की बात करो स्टूडेंट्स, पोषी स्तर, पोषी स्तर फर्स्ट की बात करूं, तो पहला पोषी स्तर में आता है, भैया ध्यान से समझो, पोषी स्तर पहला में आता है उत्पादक। उत्पादक आता है। देखिए क्या समझे, जो जीव सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, तो वो आपका पहला पोषी स्तर में आता है ना। तो वो उत्पादक कहलाता है। तो पोषी स्तर फर्स्ट में क्या आते हैं, उत्पादक आते हैं। ये ध्यान देना, पहला पोषी स्तर में उत्पादक आते हैं। ठीक है, तो उत्पादक में क्या आ जाएगा, घास, पेड़ पौधे और शैवाल। तो ये सब किस में आएंगे, पोषी स्तर 1 में आएंगे। ध्यान रखना, एमसीक्यू में बहुत काम आएगा। तो पोषी स्तर 1 में कौन कौन आते हैं, उत्पादक, जिनमें घास, पेड़ पौधे और शैवाल होते हैं, छोटे छोटे। समझ में आ गया? तो ये दूसरा आपका आता है भाई पोषी स्तर 2। अगर पोषी स्तर हम लोग 2 की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, बढ़िया से हम लिखो अच्छा से, पोषी स्तर 2 की बात करें। आप लोग सपोर्ट करो तभी मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा ना, तभी और मजा आएगा। तो पोषी स्तर 2 की बात करें स्टूडेंट, तो पोषी स्तर 2 में आपका क्या आता है, प्राथमिक उपभोक्ता आता है। क्या आता है भैया, प्राथमिक उपभोक्ता। तो पोषी स्तर 2 में आता है प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो जीव उत्पादकों पर निर्भर रहता है। मतलब कि पोषी स्तर 2 में क्या होते हैं, पोषी स्तर 2 क्या होते हैं, पोषी स्तर 1 पर निर्भर होते हैं। तो इनमें जो पोषी स्तर 2 के जितने भी जीव होते हैं, वो किस पे आएंगे भाई, वो आएंगे पोषी स्तर के फर्स्ट में निर्भर होते हैं। और वो आएंगे भाई, जैसे मान लो बकरी, गाय, हिरन, खरगोश। ये क्या है, पोषी स्तर 2 में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता है ये। और ये पोषी स्तर 2 में आता है। तो ये किस पर निर्भर होता है, ये पहला पोषी स्तर पर निर्भर होता है। समझ में आ गया? तो जैसे मान लो किस पर, बकरी, ये क्या भाई, बकरी घास खाती है, गाय घास, हिरन घास। अब देखो खरगोश, ये सब पोषी स्तर किस में आ गए, प्राथमिक में। ठीक है, और ये किस पर निर्भर रहते हैं, पादप पर निर्भर रहते हैं। समझ में आ रहे हो? तो क्या हुआ भाई, कि जो ये सब जीव है वो उत्पादकों को क्या करते हैं, खाते हैं। और इन्हें जो उत्पादक को खाए वो पोषी स्तर 2 कहलाएगा। समझ गए? तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है पोषी स्तर 2। समझ गए? पोषी स्तर 1 उत्पादकता है,
सबसे जीरो लेवल में आता है वो उत्पादकता, सेकेंड लेवल में आता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, जिसमें आपका क्या आ गया, बकरी, गाय, हिरन, खरगोश, ये सब। अब हम लोग पोषीय स्तर थर्ड की बात करते हैं भाई, ये सब इग्नोर मत करना बाबू, ये एग्जाम में ये पोषीय स्तर का क्वेश्चन आता है, समझो। भाई कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, कहेगा हिरन किस पोषीय स्तर में आएगा, खरगोश किस पोषीय, बकरी किस पोषीय स्तर में आएगा, भैया घुमाएंगे, घुमा के पूछेगा तो भटकना नहीं है, ध्यान से समझिए, नहीं तो नंबर कट जाने वाला है। अगर आपने सही से मेरा वीडियो देख लिया ना, आपका नंबर नहीं कटेगा और आप पास भी होंगे, अच्छे नंबर भी लाएंगे, मजा भी आएगा। अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराएंगे, समझ में आ रहा है। तो देखिए दूसरा तो हम समझे, पोषीय स्तर तीसरी के थर्ड के बात करें तो इसमें आता है द्वितीयक उपभोक्ता। पोषीय स्तर थर्ड में आता है द्वितीयक क्या, उपभोक्ता। ठीक है, इसको रखना द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, जो प्राथमिक स्तर पर है ना, जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहे, वही क्या होता है, पोषीय स्तर थर्ड होता है। तो पोषीय स्तर थर्ड किस पे निर्भर करता है, प्राथमिक उपभोक्ता पर, मतलब पोषीय स्तर टू पर निर्भर करता है पोषीय स्तर थर्ड। तो ये आता, इसका नाम क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। पोषीय स्तर तीसरा को क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीयक, ध्यान भटकना नहीं, कहीं सोचना कि पोषीय स्तर तीसरा है तो तृतीयक उपभोक्ता, नहीं भैया, पोषीय स्तर तीसरा को द्वितीयक, पोषीय स्तर दूसरा को प्राथमिक, और बाकी पोषीय स्तर वन को उपभोक्ता, ये उत्पादक, ये सब कहा जाता है, ध्यान रखना, भटकना नहीं। अब आखिर इसमें आता कौन कौन है भाई, तो भाई पोषीय स्तर टू की बात करूं तो पोषीय स्तर भाई टू में थ्री में, पोषीय टू तो समझ गए, पोषीय स्तर थ्री में आपका आएगा, समझो, पोषीय स्तर थ्री में आपका आएगा भाई सांप, मेढक, सांप, मेढक और लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी, अलग अलग जानवर कुछ भी, मैं तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो पोषीय स्तर थर्ड में क्या आया भाई, ये सब चीज आया, समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं भैया पोषीय स्तर चार का। पोषीय स्तर चार का, तो भाई पोषीय स्तर चार में क्या आते हैं, तो पोषीय स्तर चार में आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। कौन, तृतीयक उपभोक्ता। ये बहुत जरूरी था बताना, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। तो तृतीय उपभोक्ता आता है, या फिर इसको शीर्ष उपभोक्ता भी कहते हैं। तो यहाँ ये क्या होता है, पोषीय स्तर चार पोषीय स्तर तीन पर डिपेंड होता है, किस पर, पोषीय स्तर चार तीन पर और दो पर भी, समझ में आ गया। तो जो दो या तीन पर, दोनों पर डिपेंड करे, ठीक है, कहीं कभी कभी ये पोषीय स्तर दो और पोषीय स्तर पोषीय स्तर तीन तीन जब इन दोनों पर निर्भर करे तो ये तृतीयक उपभोक्ता अब हो जाता है, और ये पोषीय स्तर चार में आएगा। तो पोषीय स्तर चार का जो होता है तृतीयक उपभोक्ता, वो कब, द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता पर भी ये निर्भर कर देता है, समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि भाई इसमें कौन कौन आएगा, इसमें भाई बड़े बड़े जानवर आते हैं, जैसे कि बाघ, ठीक है, बाघ, शेर, बाघ, शेर, चील, मगरमच्छ, ये तृतीयक क्या है, उपभोक्ता है, समझ में आ गया, जो द्वितीयक उपभोक्ता या फिर प्राथमिक उपभोक्ता पर भी निर्भर करते हैं, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं पांचवा उपभोक्ता का। तो पांचवा उपभोक्ता है, पांचवा है ना, सॉरी इसको अच्छे से लिखें, पोषी स्तर फाइव, पोषी स्तर फाइव पांचवा है ना, पोषी स्तर फाइव की बात करना था, सॉरी। तो पोषी स्तर फाइव में कौन आता है भाई, पोषी स्तर फाइव में आता है अपघटक। कोशी स्तर फाइव में आता है अपघटक। तो ये क्या होता है, जो जीव मरे हुए पौधे और जानवरों और जैविक पदार्थों को सड़ाकर उन्हें सरल पोषक तत्वों में बदल देते हैं, वो होते हैं अपघटक। तो पोषी स्तर पांच में ध्यान रखना, पोषी स्तर ये अपघटक का किस में आते हैं, पोषी स्तर पांच में आते हैं, ध्यान रखना भैया, कहीं घबराना नहीं, कहीं भटकाना नहीं। तो इसमें कौन, बैक्टीरिया और फुंफद की बात किया जाए तो फंगस जो लगते हैं, तो फंगस जो चीज को गराते हैं, सड़ने करने के मरने के बाद जो चीज को ना डिकम्पोस्ट करते हैं, तो अब मतलब समझ लो कि ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े मकोड़े इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया, फंगी,
तो ये सब चीज आप घटक में आते हैं, कीड़े मकोड़े ये सब किस में आते हैं भैया, आप घटक में आते हैं। कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि ये अब कभी लिखा हुआ आ जाए तो भाई कहीं आप घटक के बारे में कहा जाएगा, आप घटक कौन से पोषी स्तर में आते हैं तो समझ जाना। वो कभी कभी जो स्टूडेंट ना कंफ्यूजन से पोषी स्तर 1 में डाल देता है इसका ऑप्शन, ध्यान देना। पोषी स्तर 5 में आते हैं अकघटक, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, कीड़े मकोड़े, फुंफद, फंगी, ये सब चीज आते हैं। समझ में आ गया। अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि सर इतना कुछ तो हम हमें आप बता दिए, लेकिन एक चीज तो आपने नहीं बताया। सर जी आपको पता है, हमें भी पता है, आप किस चीज का वेट कर रहे थे कि सर आपने सब बता दिया, लेकिन मनुष्य के बारे में तो आपने बताया ही नहीं भैया। मनुष्य के बारे में आपने बताया नहीं। ये जो मनुष्य है या हम लोग किस पोषी स्तर में आएंगे। तो कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में मनुष्य के बारे में आ जाए, मानव के बारे में आ जाए, तो मानव मनुष्य है कि जो मनुष्य ऐसा प्राणी है जो सर्वाहारी है। क्या है भाई, मनुष्य क्या है भाई, सर्वाहारी है। ठीक है, मनुष्य जो कैसे प्राणी है, मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है। ध्यान देना, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। मनुष्य सर्वाहारी क्यों है, यानी मनुष्य ओमनिवोरस, ओमनिवोरस आप ध्यान देना। क्यों भाई, क्यों है मनुष्य सर्वाहारी क्यों है। मनुष्य क्या होता है, कभी कभी हमारे जैसे अगर मनुष्य हो तो वो आपका किस में आ जाएगा, हमारे जैसे मनुष्य हो तो भाई वो इस पे आ जाएगा शाकाहारी में, मतलब कि जो मीट मछली नहीं खाते हैं, समझ, जो साग सब्जी पर निर्भर होते हैं, मतलब समझ लो जो, अब ये समझो प्राथमिक, खास करके जो ये समझो प्राथमिक चीजों पे, यानी कि समझ लो कि सब्जी, फल, अनाज, ये सब चीजों पे क्या क्या जाए, निर्भर रहा जाए, है ना। तो ये आपका यानी प्राथमिक उपभोक्ता पर जो निर्भर रहे वो आपका आता है शाकाहारी, है ना। शाकाहारी में मतलब वो आ जाएगा पोषी स्तर 2 में। तो मनुष्य कभी कभी पोषी स्तर 2 में आ जाता है। तो मनुष्य सर्वाहारी है। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाता है। कोई कोई मनुष्य, तो इसमें दो कैटेगरी मनुष्य होते हैं, एक तो सर्वाहारी, एक मांसाहारी। तो मतलब कि सॉरी, सर्वाहारी मांसाहारी नहीं, सॉरी, मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। मनुष्य किस प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में कैसे मनुष्य आते हैं, जो मीट मछली भी खाते हैं, जो मीट मछली भी खाते हैं, ठीक है, और साग सब्जी भी खाते हैं। साग, साग सब्जी, अरे यार, साग सब्जी, ठीक है। तो जो साग सब्जी भी खाते हैं, तो जो फल सब्जी ये सब भी खाते हैं और मीट मछली भी खाते हैं, वो सर्वाहारी हो गया। और शाकाहारी में कौन आ जाए भाई, शाकाहारी में शाकाहारी, है ना। तो शाकाहारी में आपका आ जाएगा जो क्या खाएंगे, जो खाएंगे फल, है ना, सब्जी, फल को खाए, सब्जी साग सब्जी को खाए, तो वो शाकाहारी हो गया। और जब शाकाहारी हो, जब मनुष्य सिर्फ फल खाए, सब्जी खाए, किसी जीव की हत्या करके ना खाए, तभी वो पोषी स्तर 2 में, है ना। तब वो पोषी स्तर 2 में आएगा, ठीक है। तो जब जब वो सिर्फ साग सब्जी खाए तो आएगा पोषी स्तर 2 में, ध्यान देना। अब जब मनुष्य खाए मांस मछली, जब क्या खाए, मनुष्य मांस मछली खाए, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। जब क्या खाए, मनुष्य मांस मछली खाए, तभी वो किस में आएगा, तभी वो आएगा तृतीयक उपभोक्ता में। समझ में आ गया, ध्यान रखना। जब वो खाए मीट साग सब्जी, तो वो आएगा पोषी स्तर 2 में। जब खाएगा साग सब्जी आएगा पोषी स्तर 2 में। ध्यान ना, फिर से समझाऊं, मनुष्य की बात करूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो साग सब्जी खाएगा तो मनुष्य का जो स्तर होगा वो पोषी स्तर 2 होगा। जब वो साग सब्जी खाए, क्योंकि साग सब्जी खाने वाले को हम लोग पोषी स्तर 2 कहते हैं। जो मनुष्य मीट मछली खाए, क्या खाए, मीट मछली ना, किसी भी जीव का हत्या करके जब खाए, तो वो पोषी स्तर किस में आएगा, 3rd में आएगा। ध्यान देना, जब मीट मछली खाएगा तो पोषी स्तर 3 में आएगा, और जब साग सब्जी खाएंगे तो पोषी स्तर 2 में आएंगे। तो ध्यान रखना, ये मनुष्य है ना। अब ये समझ गए, बहुत अच्छा से मैंने आपको समझाया भाई, बहुत सुंदर तरीके से समझाया। आहार श्रृंखला के प्रकार,
आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, चराई आहार श्रृंखला। तो सबसे पहला चराई आहार श्रृंखला क्या होता है इसमें? तो यह श्रृंखला हरे पौधे उत्पादकों से शुरू होता है। किससे? उत्पादकों से शुरू होता है। पौधे को शाकाहारी जीव खाते हैं ना, और उन्हें मांसाहारी जीव खाते हैं। ठीक है, मतलब कि पौधे को किसे खाते हैं? शाकाहारी जीव खाते हैं। और शाकाहारी जीव को भाई कौन खाते हैं? मांसाहारी। तो जैसे मान लो घास को खाते हैं हिरन, और हिरन को खाते हैं शेर। समझ में आ रहा है? तो हिरन घास पर डिपेंड करता है, और शेर किस पे डिपेंड कर रहा है? हिरन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से है। ये तो चराई आहार श्रृंखला, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। अब देखिए दूसरा आता है स्टूडेंट्स आपका अपघटीय आहार श्रृंखला। तो यहाँ क्या होता है? जो मृत और सड़े गले चीज होते हैं, जैविक पदार्थ है ना, मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से शुरू होता है, और इन्हें हम लोग अपघटक जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, इस सबको इसको तोड़ते हैं, और फिर छोटे जीव इन्हें खाते हैं। जैसे मान लो कि मरे हुए चीज, मृत पत्ते को किसको गला, कौन डिकम्पोज कर रहे हैं भाई? यहाँ पे सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव को छोटे कीड़े मकोड़े, है ना, कीट, और ये फिर छोटे कीट को फिर पक्षी। तो ये भाई अपघटीय आहार श्रृंखला होता है। इन दोनों प्रकार की आहार श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखती है। तो पारिस्थितिक तंत्र के क्या कार्य हैं समझिए। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य कार्य ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण, खाद्य श्रृंखला का संचालन, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, आहार और जीवन को समर्थन देना। ये सूर्य की ऊर्जा को जीवों तक पहुंचाता है, और विभिन्न तत्वों का क्या करता है? पुनर्चक्रण करता है, जिससे सभी जीवों का जीवन क्या होता है? संभव और संतुलित रहता है। ये इसलिए इतना देर लगा रहा हूँ, इसलिए इस तरह समझा रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन आपके नजर से ना हटे, आपके सामने जो भी एमसीक्यू दिखे आप सही का सही से आंसर दे पाओ। इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा से प्रेम से पूरा शिद्दत से समझा रहा हूँ। ऐसा कोई भी अच्छा से नहीं समझाएगा भैया। अगला है आपका पारिस्थितिक तंत्र के अनुक्रम। पारिस्थितिक अनुक्रम वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी स्थान पर समय के साथ जीव समुदाय धीरे धीरे बदलते हैं, और अंत में एक स्थिर समुदाय बनता है। यह नंगे चट्टान या फिर खाली भूमि से शुरू होकर विभिन्न चरणों में पौधों और जीवों के विकास के रूप में होता है। इस प्रक्रिया में पर्यावरणीय परिस्थितियां भी बदलती रहती है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा? चैप्टर 2 बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं चैप्टर 3 पर, है ना। इंट्री क्या किस पे कर रहे हैं? चैप्टर 3 पर, और इसे भी बहुत सुंदर तरीके से समझेंगे, है ना। क्या है भाई? प्रमुख पारितंत्र। तो ये हमारा चैप्टर 3 है, प्रमुख पारितंत्र। सबसे पहले समझते हैं प्रमुख पारितंत्र क्या होता है। प्रमुख पारितंत्र या फिर मेजर इकोसिस्टम वे बड़े और महत्वपूर्ण प्राकृतिक तंत्र होते हैं जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं ना। तो ये प्रमुख पारितंत्र क्या करते हैं? पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखते हैं ना, जीवित पदार्थ, जीवित चीजों को उसको एक संतुलित ना बैलेंस करके रखते हैं, समझ को। इनमें वन पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, घास भूमि पारितंत्र, जलीय पारितंत्र जिसमें मीठा पानी और समुद्री पानी आते हैं, और टुंड्रा पारितंत्र, ये सब चीज है शामिल। देखो ध्यान दो, प्रमुख पारितंत्र आपने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ ध्यान देना, ये वन पारितंत्र, पर्णस्थलीय पारितंत्र, है ना, घास भूमि पारितंत्र, जलीय पारितंत्र और टुंड्रा पारितंत्र, ये सब प्रमुख पारितंत्र हैं। वन पारितंत्र में अधिक जैव विविधता होती है, जबकि मरुस्थली में कम वर्षा के कारण जीवित सीमित होता है कि नहीं। तो ध्यान रखना, वन पारितंत्र में जो जीव होते हैं ज्यादा होते हैं, यहाँ जीव ज्यादा पाए जाते हैं, और मरुस्थल में जीव कम पाए जाते हैं, यहाँ वर्षा भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर जीवन सीमित होता है। जलीय पारितंत्र सबसे बड़ा होता है, इस जैसे कि या दुनिया में जल जो सबसे अधिक पाए जाते हैं ना, 71%। और समझिए, जलीय पायतन सबसे बड़ा होता है, और इसमें महासागर, नदियां और झीलें आती है। ये सभी पायतन ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्रण द्वारा संतुलन बनाए रखते हैं जीवन में, है ना, दुनिया में, है ना, पृथ्वी में। तो पृथ्वी के पर्यावरण को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण ये क्या करते हैं भैया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये पारितंत्र। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स वन पारितंत्र की। तो वन पारितंत्र वह पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें वृक्षों की अधिकता क्या होती है? ज्यादा होती है, और इसमें अनेक प्रकार के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव रहते हैं। यह जैव विविधता से भरपूर होता है, और पर्यावरण संतुलन, ऑक्सीजन उत्पादन तथा जलवायु नियंत्रण में महत्वपूर्ण अ, भूमिका निभाता है। दूसरा आता है घास स्थल पारितंत्र। तो घास स्थल पारितंत्र वह पारिस्थितिक तंत्र है जहां मुख्य रूप से घास और छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं,
और यहाँ बड़े वृक्ष कम या फिर नहीं के बराबर होते हैं। इसमें विभिन्न शाकाहारी और मांसाहारी जीव रहते हैं। यहाँ पशुपालन और कृषि के लिए उपयोगी होता है तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इसमें यह क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। अगला, मरुस्थलीय पारितंत्र में क्या होता है समझिए। तो मरुस्थलीय पारितंत्र डेजर्ट इकोसिस्टम वह पारिस्थितिक तंत्र होता है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है और तापमान बहुत अधिक होती है। यहाँ जल की कमी के कारण वनस्पति सीमित होती है। यहाँ पे ना पेड़ पौधे नहीं उगते हैं और कैक्टस और कांटेदार झाड़ियां जीव जंतुओं जैसे ऊंट, सांप और छिपकली यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जीव कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विशेष होते हैं। ठीक है। अनुकूलन में रखते हैं अपने आप को। और मरुस्थलीय परितंत्र भी पर्यावरण संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र वह पारिस्थितिक तंत्र है जो जल में पाया जाता है। इसमें मीठे जल और खारे जल दोनों होते हैं। मीठे जल में आते हैं नदियां, झीलें, तालाब, और समुद्र, महासागर, ये सब खारे जल, इसमें खारे जल होते हैं। और ये इसमें जलीय पौधे, मछलियां, प्लवक और अन्य जीव रहते हैं। और ये जो है कि सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों के आधार पर जीवन चलाते हैं कि नहीं। ये सब मछलियां, ये सॉरी प्लवक, ठीक, ये सब। एंड जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र जो है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारितंत्र और जल चक्र है। समझा क्या। तो ये ध्यान देना, अगर जलीय पारितंत्र आए, समुद्री पारितंत्र आए तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। या फिर ऑप्शन में जीव मंडल आए तो ये तीन चीज आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा आए तो देखो, जब भी ऑप्शन आएगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन है, तो या तो आपके पास अब जीव मंडल आएंगे, या पृथ्वी को नहीं, समुद्री पारितंत्र आएंगे, या फिर आपने ये क्या देखा, ये जलीय पारितंत्र। ये भी तो, ये सब कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है। क्योंकि पृथ्वी में 71% क्या है, जल है। ठीक। तो जलीय पारितंत्र इस तरह से आप बड़ा कह सकते हो, या फिर जल चक्र। ऑक्सीजन उत्पादन तथा जलवायु संतुलन बनाए रखने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री पारितंत्र ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है ना। तो ये दो अलग अलग नहीं है, सेम ही है वो दोनों। अगला आता है भैया ज्वारंद मुख। तो ज्वारंद मुख वह स्थान है जहाँ नदी का मीठा जल और समुद्र का खारा जल क्या कहते हैं, जाके एक जगह मिलते हैं। और ये क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ भी होता है और यहाँ मछलियां, केकड़े, झींगे तथा विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। ठीक है। और ज्वारंद मुख जैव विविधता के से भरपूर होता है और कई जीवों के प्रजनन के लिए अनुकूल स्थान प्रदान करता है। और यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 को समझिए। चैप्टर 4 है आपका थल एवं जल संसाधन। समझिए। थल मतलब जहाँ सूखा, तो सूखा वाला जगह क्या होता है, थल। तो समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सारा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझिए। थल संसाधन से तात्पर्य पृथ्वी की भूमि पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे कि मिट्टी, वन, खनिज, पर्वत, पठार और मैदान। ये सब क्या है, जो सूखे जगह है, ये सब आपका थल संसाधन में आएगा। ये संसाधन कृषि, उद्योग, आवास और परिवहन के लिए बहुत आवश्यक है। उपजाऊ मिट्टी कृषि उत्पादन का आधार है, जबकि वन जैव विविधता और जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। जल संसाधन में नदियां, झीलें, समुद्र, भूजल और वर्षा जल शामिल होते हैं। ये पेयजल, सिंचाई, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी है। जल जीवन का आधार है और इसका संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है। जल और थल संसाधनों का संतुलित उपयोग सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो फल क्या समझे, फल में ऐसा जगह है, फल संसाधन जहाँ सूखे है ना, जहाँ पे सूखे स्थान है, जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब। तो ये सूखे वाला स्थान को थल कहेंगे। जो पानी वाला स्थान है वो, जो पानी है ना, जल संसाधन, वो हुआ जो। ठीक। आ गए। अब यहाँ पे आगे है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। समझिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय को ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो लगातार प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और जैविक संसाधन। क्या समझे। नवीकरणीय संसाधन वैसे वो संसाधन होते हैं जो, जिसका हम लोग अगर उपयोग कर लें तो वो फिर से प्राप्त हो जाता है, फिर से मिल जाता है। माने सूर्य की रोशनी का हम लोग अगर उपयोग करते हैं तो वो मिलता है कि नहीं मिलता है।
मिल जाता है, ठीक है? और भी कई चीज़ पवन ऊर्जा, जल का उपयोग करते हैं मिलता है, वन का, जैविक संसाधन का, तो ये सब चीज़ का अगर उपयोग करते हैं तो पुनः हमें मिलता है, ठीक है ना? तो ये संसाधन सतत उपयोग के योग्य है, ध्यान देना। सतत उपयोग के लिए ये सब चीज़ों को हमें सुरक्षित रखना भी पड़ेगा और जल का ही बर्बादी नहीं करना है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। और आगे हम लोग बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। समझ आ गया? और एक बार अगर ये यूज़ हो जाए ना, तो वो समाप्त ही हो जाता है। एक बार समाप्त होने पर वो भाई बनता ही नहीं है। जैसे मान लो कोयला, कोयला क्या है? अनवीक ऐसा संसाधन जो पुनः नहीं बने, जिसका अगर उपयोग हम कर लिए हैं तो वो वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं बन सकता। तो अब वापस जो पुनः नहीं बनते हैं, खुद से नहीं बनते हैं, तो वो भैया आपका अनवीकरणीय में। कोयला भी, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन में। अब देखो, अब बोलोगे सर कि कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो इसके बारे में अगर अलग से सर्च करोगे, आपको इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि आखिर कोयला कैसे बनता है। तो भाई कोयला बनने के पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत टाइम लगता है कोयला बनने में और वो भी बहुत ही भयंकर प्राकृतिक आपदा, बहुत ही भयंकर आपदा आने के बाद, है ना? बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम पीरियड उसको झेलना पड़ता है, तभी कोयला, पेट्रोलियम, तो ये 1 दिन 2 दिन में नहीं बनता, बहुत ही मेहनत लगता है और ये अपने आप नहीं बनता है, ये बहुत ही बड़ा दुर्घटना होने के बाद ये सब चीज़ बनता है भाई। इसीलिए ये सब चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। प्राकृतिक गैस और खनिज ये सब बहुत, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसे हम लोग बर्बाद ना करें, इसको सही उपयोग के लिए ही यूज़ कर पाएँ, ठीक है? इस तरह से ध्यान देना है। तो इनका अत्यधिक उपयोग भविष्य के लिए खतरा पैदा करता है, इसलिए दोनों प्रकार के संसाधनों का संतुलित और सतत उपयोग होना आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं नवीकरणीय जल संसाधन। नवीकरणीय जल संसाधन। नवीकरणीय जल संसाधन वे स्रोत हैं जो प्राकृतिक जल चक्र, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा के माध्यम से लगातार पुनः भरते रहते हैं। इनमें नदियां, झीलें, तालाब, वर्षा जल, भूजल शामिल है। ये संसाधन मानव जीवन, कृषि उद्योग और पेयजल आपूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही उपयोग और संरक्षण से ये संसाधन कभी समाप्त नहीं होते हैं। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और प्रदूषण नियंत्रण इनके सतत उपयोग के लिए वही बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है आपका जल चक्र। जल चक्र पृथ्वी पर जल के निरंतर संचरण की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें जल समुद्र, नदियों और झीलों से सूर्य की गर्मी द्वारा वाष्पित होकर वायुमंडल में पहुंचता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जल चक्र को समझिए। जल चक्र पृथ्वी पर जल के निरंतर संचलन की, है ना? मतलब जल जल का जो साइकिल होता है ना, तो निरंतर संचलन की प्राकृतिक प्रक्रिया होता है जल चक्र। इसमें जल, समुद्र, नदियों और झीलों से सूर्य की गर्मी द्वारा वाष्पित होकर वायुमंडल में पहुंचता है। वहाँ यह ठंडा होकर क्या होता है? संघनन के द्वारा बादल बनता है। ये देखिए, जल चक्र को ना एक बार नेट में लिखिएगा गूगल में कि जल चक्र का तस्वीर है ना, फोटो दिखाइए, चित्र दिखाइए, तो आपको बहुत मजा आएगा देखने में। और आपके ना बुक में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ध्यान देना वहां पर। और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है ये चीज, जल चक्र। तो यह जल पुनः नदियों, झीलों और भूमिगत जल में मिल जाता है और इस प्रकार जल चक्र लगातार चलता रहता है और पृथ्वी पर जल संतुलन बनाए रखता है, जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल के प्रकार। तो जल के प्रकार की बात करें तो जल को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बाँटा जाता है। एक सतही जल, एक भूमिगत जल और तीसरा क्या है? वायुमंडलीय जल। तो देखिए, सतही जल में नदियाँ, झीलें, तालाब और समुद्रों में पाया जाता है सतही जल, और इसका उपयोग पीने के लिए, सिंचाई व उद्योग में होता है। और भूमिगत जल होता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे होता है, जो भूमिगत जल, जैसे कि कुओं, हैंडपंप और ट्यूब वेल से प्राप्त होता है भूमिगत जल, है ना? तो कल जो चलाते हो नल, है ना, ट्यूब, तो ये सब आप तो हो सकता है आप दिल्ली से हो, आप सकता है मुंबई से हो, नए युग का हो, आपको नहीं पता होगा कि भाई ये चापाकल, है ना, और ये तालाब या फिर वो पानी पीने वाला जो कुआं होता था, कितना अंदर से पानी लेके आता था, ठीक है? अंदर से पानी को निकाला जाता था। तो ये सब आप लोग हो सकते हो देखे भी होंगे, है ना? या फिर नहीं भी, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे। तो वायुमंडल जल जल वाष्प और बादलों के रूप में होता है, जो वर्षा के रूप में धरती पर वापस आता है। ये सभी जल के प्रकार
जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये वायुमंडलीय जल समझ लो अलग है। वायुमंडलीय जल कहाँ आता है? जल वाष्प और बादलों के रूप में होता है, ठीक है, जो वर्षा के रूप में धरती पर आता है। सतह और भूजल का अत्यधिक दोहन। तो सतही जो हल जल की बात करूं तो ये नदियां, झीलें, तालाब और भूजल, कुएं, ट्यूबवेल का अत्यधिक दोहन तब होता है जब इनका उपयोग प्राकृतिक पुनर्भरण की तुलना में बहुत अधिक किया जाता है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि में सिंचाई और उद्योगों की आवश्यकता के कारण जल का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। मतलब कि जो भूजल है, पृथ्वी का जल, जो पानी पीने वाला जो जल है, फिर हम लोग चापाकल से पानी निकालते हैं, वो वाला भाई बहुत नीचे जा रहा है। इसके यानी बहुत ज़्यादा उपयोग होने के कारण। और कई स्थानों पर जल संकट उत्पन्न भी हो रहा है। जैसे मान लो अभी के समय में मुंबई में ये बहुत ज़्यादा ये सब समस्या देखने को भाई कुछ दिन पहले मिल रहा था। बहुत ज़्यादा एकदम प्रॉब्लम में आ गया था। पानी बहुत ही कम अभी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम मुंबई में खास करके देखने को पानी का मिलता है। पानी का पूरा स्तर वहाँ पर डाउन हो गया बिल्कुल, ठीक है, पानी आना मुश्किल हो गया वहाँ पे, है ना? और इधर कुछ दिन पहले बारिश हुई है तो थोड़ा राहत मिली है, ठीक है? और सतही जल भी प्रदूषित और कम होता जा रहा है ना? मतलब सतह जल भी भाई प्रदूषित जल, सतह में जो जल है पीने योग्य वो भी प्रदूषित होने के कारण, है ना? जल प्रदूषित होने के कारण ये भी धीरे-धीरे वेस्ट हो रहा है ना? और इससे सूखा और पर्यावरण असंतुलन और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा हम लोग जीवित नहीं रह सकते। जल स्रोतों का निम्नीकरण। जल स्रोतों का निम्नीकरण में समझिए, जल स्रोतों का निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नदियाँ, झीलें, तालाब और भूजल अपनी गुणवत्ता और मात्रा दोनों में खराब हो जाता है। इसका मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट है ना, औद्योगिक मतलब कि कारखाने, बड़े-बड़े फैक्ट्री से जो भी गंदगी होते हैं वो नदियों में बहा दिए जाते हैं। घरेलू गंदा पानी, रसायन, है ना, केमिकल चीज़, प्लास्टिक का जल, प्लास्टिक ये सब जल में मिल जाता है। ये सब भाई जल को प्रदूषित करते हैं। इससे जल प्रदूषित हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। इसके अलावा अत्यधिक दोहन से भी जल स्रोत सूखने लगते हैं। निम्नीकरण से जलीय जीवन, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जल स्रोतों का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है। प्रदूषण को जल की सुरक्षा किया जाए और प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए। अगला है बाढ़ और सूखा। बाढ़ और सूखा दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं जो जल के असंतुलन से है ना उत्पन्न होता है। जल जब 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 जल में समस्याएं पाई जाती है, जल की संकट जब होती है तो वो बाढ़ के रूप में या फिर सूखा के रूप में हो जाता है। जब अत्यधिक पानी आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है, अत्यधिक पानी सूख जाता है तो सूखा पड़ जाता है। जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक लगातार वर्षा होती है तो नदियां, झीलें और अन्य जल स्रोत उफान पर आ जाते हैं और पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, तो इससे बाढ़ कहते हैं। और इससे जन धन और फसलों की बहुत भारी नुकसान होती है जब ऐसा आता है। वहीं जब लंबे समय तक पानी ना होना, पानी नहीं आना, बारिश नहीं होना, ठीक है, तो वर्षा नहीं होती है, जल की कमी हो जाती है, तो उसे हम लोग सूखा कहते हैं। इससे कृषि, पेयजल और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सो स्टूडेंट, जल संरक्षण इन समस्याओं का समाधान है। अगला है जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन का अर्थ है जल का सही, संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करना तथा उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन, तालाबों का पुनर्जीवन, जल प्रदूषण नियंत्रण और पानी की बर्बादी रोकना आवश्यक है। कृषि में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों का उपयोग करके जल की बचत की जा सकती है। जल प्रबंधन के अंतर्गत जल स्रोतों का उचित वितरण और उपयोग शामिल है। इससे जल संकट, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं को कम किया जा सकता है और इससे सतत विकास संभव होता है। अगला है मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण एक लंबी प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है? तो मिट्टी का बनना क्या है भाई? एक लंबी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी बनती है, ठीक है? और यह प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। तो ये जो मिट्टी बनने की प्रक्रिया है, चट्टानों के टूटने की वजह से, तो ये अपक्षय कहलाता है, ठीक? और चट्टानें तापमान परिवर्तन, हवा, जल, वर्षा और जीवों की गतिविधियों के कारण धीरे-धीरे छोटे-छोटे कणों में टूट जाती है। इन कणों में ह्यूमस
मिलकर इन कणों में ह्यूमस जैविक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, उपजाऊ मृदा का निर्माण करता है। और मृदा निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं, तो ये एक दिन दो दिन में नहीं बनता है। जो मिट्टी की बात करता हूँ, ये जो हम लोग मिट्टी का जो जैसे तैसे उपयोग कर लेते हैं ना, अत्यधिक उपयोग करते हैं जहाँ तहाँ से, तो भाई ये मिट्टी ऐसे नहीं बनता है भाई। ये जो सोच रहे हो कि हम लोग कहीं देखते हो मिट्टी जो देखते हो खेत वेत में इधर उधर, तो ये ऐसे नहीं बनता। इसको बनने में काफी टाइम लगा था, काफी टाइम लगा था। सोचो, अब काफी टाइम लगा, हमें मिला। अब इसका हम लोगों को भाई कोई भाई यानी महत्वपूर्ण है, इसका कोई महत्व ही नहीं समझते हैं ना, मिट्टी का कोई महत्व नहीं समझते। आप देखते होंगे, तो ये सब भाई इतना आसानी से हमें नहीं मिला है इस धरती में। धरती ऐसा मिट्टी से बड़ा नहीं था भैया, ये बना है, ये समझो, ये इस तरह धरती नहीं था। ठीक है, समझ जाओ। यह कृषि वनस्पति और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक, चलिए चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 है आपका वन संसाधन। कौन सा? वन संसाधन। वन संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं कि नहीं। इसमें लकड़ी, ईंधन, औषधि पौधे, है ना, मतलब दवाई वाले पौधे, फल फूल, गोंद, रेजिन, बांस और कई अन्य उपयोगी उत्पाद क्या होते हैं, शामिल हैं। तो वन पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। वन वर्षा को बढ़ावा देते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं। ठीक है, तो वन क्या करते हैं, वर्षा को बढ़ावा देते हैं, और मृदा क्या करते हैं, और मृदा अपरदन को ये क्या करते हैं, रोकते हैं। इसके अलावा वन अनेक जीव जंतुओं के आवास स्थल भी है ना, मतलब जीव जंतुओं के रहने का जगह भी है। एंड जिससे वे जैव विविधता सुरक्षित रहती है। मानव जीवन, कृषि और उद्योगों के लिए वन वन संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए वनों का संरक्षण और सतत उपयोग बहुत जरूरी है भैया। ये समझ गए वन वन वाला ये सिस्टम जो है, आपने क्या समझा, वन संसाधन क्या क्यों उपयोगी है, ये आप लोगों ने समझा। आगे देखते हैं वही उसी चैप्टर का अगला स्टेप। ठीक है, उसी चैप्टर का ये स्टेप है, पॉइंट है वन अपरूपन, कारण और परिणाम। समझाइए, तो क्या है वन अपरूपन। तो वन अपरूपन के प्रमुख कारण होते हैं जो जनसंख्या वृद्धि, कृषि भूमि विस्तार, औद्योगिकरण, शहरीकरण, ईंधन और लकड़ी की बढ़ती मांग। तो ये से वन अपरूपन होता है। तो इन कारणों से बड़े बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होती है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण असंतुलित, असंतुलित जलवायु परिवर्तन, वर्षा में कमी, मृदा अपरदन, जैव विविधता की हानि। तो वन अपरूपन क्या क्या मतलब नष्ट करना। ठीक है, तो वन का नष्ट तब किया जाता है जब क्या हो, भूमि का विस्तार किया जाए, जनसंख्या वृद्धि हो गया, घर किसी को बनाना है, ठीक है, किसी को फैक्ट्रीज डालनी है ना, कारखाने बनाने, औद्योगिकरण करना है। इससे काट वन को नाश किया जाता है, काटा जाता है, लकड़ी का यूज हो जाता है। इस तरह से लकड़ी का ना उपयोग करते हैं, ईंधन, ये सब। तो इसीलिए क्या होता है, इनका अपरोपन किया जाता है। बताओ, इन कारणों से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो जाती है। ठीक है, तो ये सब बहुत हानिकारक चीज है, इससे हमें बहुत हानि होती है। और वन्य जीवों का आवास भी इससे नष्ट हो जाता है। इसलिए वन संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। खनन कार्य और बांध निर्माण का पर्यावरण, वन एवं जैव विविधता का प्रभाव। खनन कार्य और बांध निर्माण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका पर्यावरण, वन एवं जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। खनन से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती है, जिससे मिट्टी का क्षरण, भूमि प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है। इससे वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है। बांध निर्माण से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह रुक जाती है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। कई वन क्षेत्र में क्या होते हैं, कई वन क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं और अनेक जीव जंतु, पौधों की प्रजातियां क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रभावित होती है। इससे जैव विविधता में कमी आती है। इसलिए सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण क्या है भाई, बहुत ही आवश्यक है। ठीक, अगला है जनजाति जनसंख्या और उनके अधिकारों पर प्रभाव। खनन कार्य, बांध निर्माण, है ना, क्या देखा आपने, खनन कार्य, बांध निर्माण और औद्योगिक विकास का जनजातीय जनसंख्या पर बहुत ही गहरा, मतलब जो जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों में रहने वाले लोगों पर खास करके अगर ये सब चीज, बांध निर्माण हो, खनन कार्य, औद्योगिक विकास का करना हो, कारखाने बनाने हो, घर बनाने, बहुत सारा बहुत कुछ,
ऐसा चीज़ करने से जनजातियों पर बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? जो लोग आदिवासी होते हैं, ये सब उन लोगों पर बहुत फ़र्क पड़ता है और इन परियोजना के कारण उन्हें अपना पारंपरिक वन क्षेत्रों और निवास स्थल से विस्थापित होना पड़ता है, मतलब उनका घर तोड़ दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इससे उनकी जो आजीविका होती है, उनकी आजीविका जो मुख्य रूप से वन संसाधनों पर आधारित होती है, वो प्रभावित होती है। भूमि, जल और वन पर उनके अधिकार कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है? कई बार उन्हें उचित मुआवज़ा और पुनर्वास भी मिलता है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। साथ ही उनकी संस्कृति संस्कृति और परंपराएँ भी खतरे में पड़ जाती है, इसलिए जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा और न्यायपूर्ण पुनर्वास आवश्यक है। वन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। तो वन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन का अर्थ है वनों का संतुलित और जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना, है कि नहीं? तथा उन्हें भविष्य के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स? सुरक्षित रखना। इसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना पड़ेगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा, वन्य जीवन की रक्षा करना वन्य जो है कि जीवन की रक्षा क्या करता है और वन्य जीवन की रक्षा करना आवश्यक है, ठीक? तो सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी जैसी योजनाएँ वनों के विकास में सहायक होती है। तो वन संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग करके लकड़ी, ईंधन और वन अन्य आवश्यक उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वन कानूनों का पालन और जन जागरूकता भी क्या है ज़रूरी है। इससे पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता बनी रहती है। ठीक है? चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। चैप्टर 6 देखिए। चैप्टर 6 से स्टूडेंट्स आपका जैव विविधता और मूल्य और सेवाएँ। ठीक है? तो समझिए क्या है जैव विविधता? जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीवों की विविधता से मतलब कि इस धरती में जितने भी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यानी जीव-जंतु, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, इंसान बहुत कुछ आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जैव विविधता है मतलब कि अलग-अलग प्रकार के जीव हैं। ठीक? अलग-अलग प्रकार के जीव को हम लोग देखते हैं, अलग-अलग चीज़ों को देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, अलग-अलग प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। ये क्या है भाई? हमारा जैव विविधता है। ठीक? इसका जो है कि लिखा है, इसका मानव जीवन में अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण मूल्य है, क्योंकि यह हमें भोजन औषधियाँ, लकड़ी, ईंधन और अनेक उपयोगी संसाधन प्रदान करती है। तो ये सब क्या है भाई? ये जो देखे पे जीव-जंतु, पेड़-पौधे, सूक्ष्म जीव, बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि इससे हमें भोजन, औषधि, लकड़ी ये सब चीज़ हमें ईंधन ये सब चीज़ हमें मिलता है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र का क्या है? संतुलन बनाए रखती है ना, इसको पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखती है और पर्यावरण को भी क्या करती है? ये स्थिर बनाती है। यह परागण, मृदा निर्माण, जल शुद्धिकरण और जलवायु नियंत्रण जैसी आवश्यक सेवाएँ भी प्रदान करती है। इसके अलावा यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। जैव विविधता पर्यटन, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देती है। इसलिए इसका संरक्षण अत्यंत क्या होता है स्टूडेंट्स? आवश्यक होता है। तो जैव विविधता आपने अभी तक समझा? मान लो कि आप अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधे देख रहे हैं, हिरन देख रहे हैं, हाथी, बाघ, जानवर, कई तरह के पक्षी देख रहे हैं, तितलियाँ देख रहे हैं, कीड़े-मकोड़े देख रहे हैं। तो ये सब क्या है भाई? ये सब एक साथ आपको देखने को मिलता है अलग-अलग जगह, अलग-अलग तरह से। तो ये सब अलग-अलग चीज़ हमें देखने को जो मिलता है, तो ये जैव विविधता ही तो है। समझा गया? तो ये सब ध्यान देना। तो जैव विविधता के स्तर की बात करूँ तो जैव विविधता के 3 मुख्य स्तर हैं। जैव विविधता के 3 मुख्य स्तर हैं, एक आनुवंशिक, दूसरा प्रजातीय और तीसरा पारिस्थितिक विविधता। तो आनुवंशिक विविधता एक ही प्रजाति के जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को दर्शाती है। ठीक है? प्रजाति विविधता किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की संख्या और विविधता को बताती है। पारिस्थितिक विविधता में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों जैसे कि वन, भूघास भूमि, मरुस्थल, जल क्षेत्र इन सब की विविधता को दर्शाती है।
ये तीनों जो कि प्रकार ये सब मिलकर पृथ्वी पर जीवन का क्या करती है, संतुलन बनाए जीवन को संतुलन बनाए रखते हैं और पर्यावरण को समृद्ध भी बनाते हैं ये लोग। अब देखिए बात करते हैं आनुवंशिक विविधता क्या है भाई आनुवंशिक विविधता। तो आनुवंशिक विविधता का अर्थ है एक ही प्रजाति के जीवों के बीच जीनों में पाए जाने वाले है ना, तो किसमें जीनों में, ठीक है, मतलब समझो कि डीएनए इनमें पाने वाले वाले गुण, ठीक है, मतलब अलग अलग आप लोग प्रजाति देख रहे हो, तो इन प्रजाति में एक ही प्रकार के ऐसे प्रजाति है जिसमें एक सिमिलरिटीज क्या है, आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। और ये जो है कि अंतर, आकार, रंग और रोग प्रतिरोधक क्षमता और अन्य गुणों में भी इनमें क्या होती है, भिन्नता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए धान या फिर गेहूं की विभिन्न किस्मों में अलग अलग विशेषताएं होती है, ठीक है। आनुवांशिक विविधता जीवों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने और अनुकूल करने में क्या करती है, जैव विविधता मदद करती है ना। तो इसमें आनुवांशिकता विविधता क्या करती है, आनुवांशिक मतलब एक ही प्रकार की चीजें दिखना ना, एक ही प्रकार के जो चीजें दिखते हैं वो हमारे पर्यावरण में बहुत सारे काम को आसान करते हैं। जैसे मान लो कि धान देखे हो, गेहूं देखे हो, ठीक है। और मान लो ये देखो, अगर हमें यहाँ से कहाँ जाना है, पटना जाना है या दिल्ली जाना है, तो हम किस किस चीज से जा सकते हैं, या तो हम मोटरसाइकिल से जाना चाहे, ठीक है भाई, मोटरसाइकिल से कौन जाएगा, लेकिन फिर भी तो बात के जाना तो पॉसिबल है। और दूसरी बात कार से, तीसरी बात एरोप्लेन से, है ना, सॉरी बस से, ट्रेन से, तो अलग अलग चीजों से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का समझ लो कि एक ही प्रकार की चीज है जिससे हम लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ अनुवांशिक में वो नहीं होता, अनुवांशिक में एक प्रकार का गुण को दिखाया जाता है, ठीक है। अनुवांशिक में क्या होता है, एक प्रकार का गुण को दिखाया जाता है, आपने यह समझा। तो तो अनुवांशिक विविधता को एक बार अच्छा से समझिए, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं, तो ये क्या है, तो एक ही प्रजाति, समझ में आ गया, एक ही प्रजाति के जो जीव है, जीवों में पाए जाने वाले गुण जो होते हैं, जैसे रंग, आकार, ऊंचाई, क्षमता आदि में जो भी अंतर देखने को मिलता है, यही क्या है, अनुवांशिक विविधता है। समझ में आ गया। समय यह अंतर जो खास करके जीन जो होते हैं, जीन के कारण होता है, जो माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं, है कि नहीं। तो अनुवांशिक गुण किसके अकॉर्डिंग होते हैं, जो माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं, मतलब एक ही प्रजाति की चीजों में ना, यहाँ के शुरू से आते आते हैं। जैसे आपके माँ बाप के जो भी गुण है वो आप पे कुछ ना कुछ दिखता है, तो ये जीन के कारण होता है, ये अनुवांशिक के कारण होता है। समझ में आ रहा है। और दूसरी बात विविधता, इसमें भी विविधता, तो मान लो आप जन्म लिए, पापा और मम्मी मिलकर है आपको निर्माण किया, ठीक है, समझ लो। तो आपको निर्माण किया, कुछ गुण पापा के होंगे आप में, कुछ गुण मम्मी के होंगे, और कुछ गुण आप अपना भी रखोगे, ठीक है। तो यही विविधता है, समझ में आ रहा है, यही होता आनुवांशिक विविधता। समझ गए कि, तो बस समझ गए तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजाति विविधता क्या समझे, मतलब एक ही जात अलग अलग टाइप से दिखने वाले, दिखते तो उसी आकार में है लेकिन अलग अलग। समझ में आ गया। तो प्राजिति समझिए, प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव प्रजातियों की विविधता से है, ठीक है। इसमें पौधे एक ही प्रकार, यानी पौधे में कई पौधे आ जाते हैं कि नहीं, जानवर में कई प्रकार के जानवर आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, ये सब, तो ये प्रजाति विविधता है। अधिक प्रजाति विविधता से पारिस्थितिक तंत्र अधिक संतुलित और अस्थिर रहता है। यह भोजन श्रृंखला और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक वन में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, पक्षी, जानवर पाए जाते हैं। तो प्रजाति विविधता पर्यावरण की मजबूती, जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पारितंत्र विविधता। पारितंत्र विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता, जैसे कि वन, घास भूमि, मरुस्थल, नदियां और समुद्र। ये प्रत्येक पारितंत्र में अलग अलग जीव जीव जलवायु और पर्यावरणीय स्थितियां होती है। यह विविधता पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जैव विविधता को बढ़ाने, जीवन को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र और इनकी जैव विविधता। तो भारत को 10 प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसे जैसे कि कौन कौन सा, हिमालय, थार मरुस्थल, गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, डेक्कन पठार, पूर्वोत्तर भारत। तो पूछा जाए भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 10 भागों में, ध्यान रखना। इन क्षेत्रों की जलवायु, मृदा और वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। क्या है भाई? पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत, तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट जो है कि वो पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में है। तो ध्यान रखना, इसका भी और भी आगे आएंगे, आप ध्यान रखना। पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट, यहाँ अनेक स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, जो भारत की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। अब बात करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट की। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां बहुत अधिक संख्या में पौधे, जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। समझ रहे हो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या समझे? कि जहां एक ही प्रकार, जहां है ना, अलग अलग चीज पाए जाते हैं, अलग अलग विविधता हॉटस्पॉट देखने को मिलता है ना, जहाँ बहुत अधिक संख्या में पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु और प्रजातियां, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलते हैं, तो ये जैव विविधता होता है। जिनमें कई केवल उसी क्षेत्र में मिलती है, जैसे स्थानिक प्रजातियां। इन क्षेत्रों में जैव विविधता बहुत समृद्ध होती है, लेकिन साथ ही यह क्षेत्र मानव गतिविधियां जैसे कि वनों की कटाई, शहरीकरण और प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित और खतरे में रहते हैं। तो किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए वहां कम से कम 1500 स्थानिक पौधा पौधा प्रजातियां, मतलब पौधा प्रजातियां होनी चाहिए। उसका बड़ा भाग नष्ट हो चुका होना चाहिए। भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर हिमालय प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो ध्यान देना, तो प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कहाँ है? पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर हिमालय। तो आपने क्या समझा, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? समझिए, फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, तो ऐसा क्षेत्र जहां बहुत अधिक संख्या में अलग अलग प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन वे क्या होते हैं, वे क्षेत्र जो है कि खतरे यानी कि वनों की कटाई, प्रदूषण आदि में भी हो, तो वो जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो ये क्या समझे कि जैव विविधता बहुत ज्यादा हो और उसे बचाने की जरूरत हो, तो ये जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाएगा। तो ये हॉटस्पॉट कहाँ, कौन कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत में? भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ध्यान देना, ऑप्शन में अगर आए कि भाई, क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आए, ठीक, अगर आपके एग्जाम में दिखे भैया कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो 4 याद रखना, ध्यान रखना, नाम 4। ठीक है, तो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है पूरे भारत में। एक हिमालय है ना, दूसरा इंडो बर्मा, ध्यान रखना, पश्चिमी घाट श्रीलंका, ठीक है। और आगे आप लोग देखो, पश्चिमी घाट श्रीलंका, जैसे पश्चिम भारत का पश्चिमी घाट, इस घाट में ये हॉटस्पॉट का एक हिस्सा पर आता है। दूसरी बात आता है सूडालैंड, जो भारत के निकोबार द्वीप समूह पर आता है ये। ठीक है, तो ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ध्यान देना। क्या याद रखोगे? कुल भारत में कुल 4 विविधता हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कौन कौन? हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा है पश्चिमी घाट वो श्रीलंका, चौथा है सूडाल लैंड, निकोबार द्वीप में आता है। तो ये समझना, ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सब जैव विविधता हॉटस्पॉट पूछे जाते हैं। भारत एक बहुत जैव विविधता वाला देश है। भारत एक बहुत जैव विविधता वाला देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु, भौगोलिक संरचना और पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर थार मरुस्थल, घने वर्षावनों से लेकर तटीय और समुद्री क्षेत्रों तक अनेक प्रकार के आवास इसमें मिलते हैं। इसी कारण यहाँ पौधों और जीव जंतुओं की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। भारत में लगभग हजारों प्रजातियां पाए जाते हैं, जिनमें कई स्थानिक और दुर्लभ है। पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत जैव विविधता के प्रमुख क्या है, हॉटस्पॉट है।
यह विविधता भारत की प्राकृतिक संपदा को समृद्ध बनाती है। जैव विविधता के मूल्य उपयोगिता मूल्य। जैव विविधता का उपयोग मूल्य और मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें भोजन, औषधियाँ, ईंधन और लकड़ी और वस्त्र जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती है। कृषि और पशुपालन की भी उत्पादकता भी जैव विविधता पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है, जलवायु को नियंत्रित करती है और पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारती है। जैव विविधता आर्थिक विकास और आजीविका का भी क्या है भाई, आधार है। अप्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य। तो प्रत्यक्ष उपयोगिता मूल्य वह मूल्य है जो जैव विविधता से सीधे प्राप्त होता है। इसमें भोजन, फल, सब्जियां, अनाज, मांस और मछली शामिल है। इसके अलावा लकड़ी, ईंधन, औषधियां, रेशा और पशु उत्पाद भी प्रत्यक्ष उपयोगिता के उदाहरण है। ये सभी वस्तुएं मनुष्य और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीधे उपयोग कर लेता है, और यह मूल्य मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से चैप्टर 6 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 आपका आता है स्टूडेंट्स ऊर्जा संसाधन का। किसका? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जो मानव जीवन, आर्थिक विकास तथा औद्योगिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो ये ध्यान रखो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोमास बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये नवीकरणीय क्या है भाई, संसाधन है। नवीकरणीय ये कि भाई जिसे हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं ना, और वे पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। दूसरी ओर अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा इनके उपयोग से प्रदूषण भी बढ़ता है। ऊर्जा का व्यापक उपयोग उद्योग, परिवहन, कृषि और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से होता है। वर्तमान समय में सतत विकास के लिए स्वच्छ, किफायती और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं हम लोग गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो गैर पारंपरिक क्या है भाई, ऊर्जा स्रोत वे आधुनिक और अक्षय स्रोत है जो प्रकृति से लगातार प्राप्त होते रहते हैं। तो गैर पारंपरिक स्रोत कैसे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं और ये समाप्त नहीं होते। इनमें हम लोग मानेंगे सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, पवन ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है जिसे हम लोग बनाते हैं, जिसे बनाया जाता है। बायोमास गैर पारंपरिक स्रोत है, ज्वारी ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा, ये सब गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ये स्रोत पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्रदूषण कम करते हैं कि नहीं। इनका उपयोग बिजली उत्पादन, खाना पकाने और अन्य कार्यों में किया जाता है। ठीक है। बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए इन स्रोतों का महत्व लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बात करते हैं पारंपरिक स्रोत की। तो पारंपरिक स्रोत ऊर्जा ये भी है ऊर्जा का स्रोत। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। तो कौन सा है भाई? जिनका उपयोग हम लोग बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं और यह मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर आधारित होते हैं। तो जैसे कोयला, ये लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। पेट्रोलियम का यूज लंबे टाइम से, प्राकृतिक गैस का यूज लंबे टाइम से, जो जल विद्युत, ये सब लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा संसाधन है जो खत्म हो जाएंगे, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये सब, इसको बनने में बहुत ही टाइम लगता है और ये पर्याप्त मात्रा में है ना उपलब्ध होता है। तो ध्यान दो, इसको बनना इसे प्रकृति बहुत ही भयंकर तरीके से, मतलब समझ लो कि एक बहुत बड़ा, एक पृथ्वी में 10,000 साल पहले बहुत ही भयंकर घटना हुआ। उस घटना में ये पेट्रोल, कोयला, ये सब चीज बना। समझ में आई? इसका बहुत बड़ा कहानी आप देखिएगा। तो ये संसाधन पारंपरिक संसाधन होता है और ये वापस नहीं आता है। समझ में आ रहा है? ये अनवीकरणीय संसाधन के रूप में होता है। ठीक, ये फिर से नहीं बनता। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत क्या है, शामिल है। तो ये ऊर्जा के प्रमुख क्या है, स्रोत हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश अनवीकरणीय होते हैं कि नहीं, मैंने जैसे अभी बताया आपको। तो और
सीमित मात्रा में ये उपलब्ध हैं। इनके उपयोग से प्रदूषण बढ़ता है और पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इनके स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। जोर दिया जा रहा है। तो पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारणा, पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता बताइए। पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता का अर्थ है वह अधिकतम सीमा जिसके भीतर पृथ्वी अपने ऊर्जा संसाधनों का संतुलित संतुलित रूप से उत्पादन और पुनर्भरण कर सकती है। यह क्षमता प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उनके उपयोग की दर और पर्यावरण की पुनर्स्थापन क्षमता पर निर्भर करती है। यदि ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाए तो यह संतुलन बिगड़ जाता है और संसाधनों की कमी तथा पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होते हैं। इसलिए सतत विकास के लिए ऊर्जा का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा मांग। जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण ऊर्जा की मांग बढ़ाने के प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास, परिवहन, भोजन और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं औद्योगिकरण के विकास से कारखानों, मशीनों और उत्पादन प्रक्रियाओं में ऊर्जा की खपत बढ़ती है। शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली भी ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देते हैं। परिणाम स्वरूप ऊर्जा संसाधनों पर दबाव बढ़ता है जिससे पर्यावरणीय समस्याएं और संसाधनों की कमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ऊर्जा के संतुलित और सतत उपयोग की क्या है आवश्यकता है। तो ऊर्जा, अब देखिए नेक्स्ट है पॉइंट ऊर्जा मांग की। सभी आपके बुक का ही पॉइंट है। ऊर्जा मांग की तुलना में जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि से ऊर्जा की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है क्योंकि अधिक लोगों को जीवन यापन के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। लेकिन ऊर्जा मांग की वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि से भी अधिक तेज होती है क्योंकि औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक तकनीकों का उपयोग तेजी से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है। इससे प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत भी बढ़ती है जिसके कारण ऊर्जा संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ता है और ऊर्जा संकट तथा पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। औद्योगिक औद्योगिकरण, क्या समझे? औद्योगिकीकरण में ऊर्जा मांग। औद्योगिकीकरण में के साथ ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ती है क्योंकि कारखानों, मशीनों और उत्पादन प्रक्रियाओं को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की क्या होती है आवश्यकता होती है। बिजली, कोयला, पेट्रोलियम और गैस का व्यापक उपयोग, है ना, होता है। परिवहन, संचार और बुनियादी ढांचे के विकास से भी ऊर्जा क्या होती है खपत बढ़ती है। आधुनिक तकनीक और बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण प्रति इकाई उत्पादन में भी ऊर्जा की जरूरत क्या होती है बढ़ सकती है। इसलिए औद्योगिकीकरण औद्योगिकीकरण ऊर्जा संसाधनों पर अधिक दबाव डालता है। ठीक है, तो भाई इसीलिए ये जो बड़े बड़े कारखाने जो बनाए जा रहे हैं ये ऊर्जा संसाधन पर खास करके बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8, जैव विविधता, खतरे और संरक्षण। तो जैव विविधता हम लोगों ने पहले भी देखा था। इनके क्या भाई खतरे और संरक्षण क्या है समझिए। जैव विविधता पृथ्वी की जीवन समृद्धि का आधार है परंतु आज यह गंभीर खतरों का क्या हो रहा है सामना कर रही है। ठीक है, जैव विविधता, वनों की कटाई, शहरीकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक संसाधन दोहन और अवैध शिकार इसके क्या है मुख्य कारण है। इनसे कई प्रजातियां विलुप्ति के कारण कगार पर पहुंच रही है और पारिस्थितिक संतुलन क्या हो रहा है इससे बिगड़ रहा है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए वनों की रक्षा, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास को अपनाना और जन जन जागरूकता बढ़ाना ये क्या है भाई आवश्यक है। किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। साथ ही वन्य जीव संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता की हानि के कारण अधिवास की हानि। अधिवास की हानि जैव विविधता के क्षरण का सबसे प्रमुख कारण है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जैव विविधता अगर भूल चुके हैं, मैंने पहले ही ये जैव विविधता बता दिया था। अगर आपको लग रहा है कि भाई एक बार बताना और चाहिए, रिवीजन करना चाहिए,
तो समझिए, जैव विविधता क्या है? किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों, जितने भी जीव आपको देखने को मिलते हैं, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, इंसान को भी भाई मानो, तो और भी कई चीज देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? ये सब विभिन्नता को जैव क्या है? ये सब जितने भी चीज है, ये सब क्या है? जैव विविधता ही है। समझा गया? ये सब क्या है? जैसे कि बाघ, हाथी, हिरण, अलग-अलग पक्षी, अलग लोग, ठीक है? जो कुछ भी आपको दिख रहे हैं ना अगल-बगल, समझ लो, तो ये जीवित जितने भी प्राणी आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्या है? जैव विविधता। ठीक है? तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब वनों की कटाई, शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि विस्तार और खनन जैसी गतिविधियों से प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, तो जीव जंतुओं को रहने, भोजन और प्रजनन के स्थान समाप्त हो जाते हैं, है कि नहीं? इन इनसे इससे क्या होता है? अनेक प्रजातियां अपना अस्तित्व खोने लगती है और विलुप्ति का खतरा इसमें बढ़ जाता है। इसलिए प्राकृतिक आवासों का संरक्षण अत्यंत क्या है? आवश्यक है। अब बात करते हैं मनुष्य वन्य जीवन संघर्ष। मनुष्य वन्य जीव संघर्ष वह स्थिति है जब मानव और वन्य जीव एक ही क्षेत्र में संसाधनों के लिए टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। वनों की कटाई, कृषि विस्तार, खनन और शहरीकरण के कारण वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास घटता है, जिससे वे भोजन और पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप फसलों की क्षति, पशुधन का नुकसान और कभी-कभी मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है। इस समस्या के समाधान के लिए वन संरक्षण, आवास पुनर्स्थापन, बफर ज़ोन का निर्माण, जन जागरूकता और प्रभावी वन्यजीव प्रबंधन आवश्यक है, ताकि मानव और वन्य जीवों के बीच संतुलन बना रहे। प्रजातियों का चयनात्मक विनाश वह स्थिति है जब मनुष्य विशेष जीवों या फिर पौधों की प्रजातियों को जानबूझकर अधिक मात्रा में नष्ट करता है। यह प्रायः उनके मांस, खाल, दांत, औषधि गुण या फिर व्यावसायिक लाभ के कारण होता है। जैसे बाघ, हाथी, गेंडा और दुर्लभ वनस्पतियां इसका शिकार बनती है। इससे खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है, जिससे अन्य प्रजातियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती है। इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। चयनात्मक प्रजातियों को पालतू बनाना क्या है भाई? समझिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका एक ये जो वर्ड है चयनात्मक प्रजाति, तो आखिर ये क्या होता है चयनात्मक प्रजातियाँ? इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चयनात्मक प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ होती है जिन्हें संरक्षण के लिए प्रतीक के रूप में चुना जाता है, ताकि लोगों में जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े। ठीक है? जैसे मान लो बाघ, ठीक है? हम लोग बाघ मान सकते हैं। तो बाघ हमारे देश के आप लोग राष्ट्र पशु कौन है? बाघ है। तो बाघ हमारे लिए क्या है? बहुत ही खास है कि नहीं है? तो बाघ हमारे लिए खास है, तो उनको संरक्षण मिलना चाहिए, ठीक? तो उनको संरक्षण मिलेगा, उनको कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक? जैसे कि एलिफेंट हो गया, इसमें एलिफेंट जितने भी खास करके बड़े-बड़े जानवर हैं, उनको संरक्षण प्राप्त किया जाता है, उनको देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है, कोई इसे नहीं ये करे, हिरन हो गया, इन सबका पूरा ख़्याल रखा जाता है कि नहीं? ताकि इन इन ये कोई भी नुकसान इन्हें ना पहुँचा पाए, ठीक? तो इस तरह से आप जानते हो ये जो लॉरेंस बिश्नोई, ये भी क्या कहते हैं ये जो समझ लो जानवरों के संरक्षक, समझ में आ गया ये कौन थे? जानवरों के संरक्षक, और ये अभी भी जानवरों के संरक्षण पर ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? तो ये बिश्नोई समाज समझ लो। तो ये सब क्या करते हैं? हमेशा पर्यावरण की रक्षा के है ना, हित पर बात करते हैं, जानवरों की रक्षा के हित पर बात करते हैं, समझ में आ गया? तो इसके विवाद भी चल रहे हैं हिरन को लेकर, है ना? जिसमें सलमान खान के मूवी शो हो रहे थे, जहाँ पे हिरन को शायद मारा गया, ठीक है? आप लोग सुने होंगे, तो ये सब बात है। बाकी तो ये है, इन सब जानवरों को पालतू बनाया जाता है, उनको पाला जाता है, उनका रक्षा किया जाता है, ठीक है? तो चयनात्मक प्रजातियों को पालतू बनाना वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य उपयोगी गुणों वाले जीवों और पौधों का चयन
कर उन्हें पालतू बनाता है और उनका नियंत्रित प्रजनन करता है। इसका उद्देश्य अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। जैसे कि गाय, ये भी चयनात्मक प्रजातियों में आया, भेड़ प्रजाति, कुत्ता, है ना? फसली पौधे, ये सब भी आपका चयनात्मक, जो लोग पालते हैं वो भी चयन किया हुआ है ना, होता है। तो खास करके जिनको संरक्षण प्राप्त होता है वो चयनात्मक आपका प्रजाति में आ जाता है। ठीक? तो जैसे गाय, भेड़, कुत्ता, विभिन्न फसली पौधे, इस प्रक्रिया से मानव जीवन को खाद्य, वस्त्र और अन्य आवश्यक संसाधन प्राप्त होते हैं, है कि नहीं? चलो, कीटनाशकों का उपयोग। कीटनाशकों का उपयोग फसलों को कीट, रोग और खरपतवारों से बचाने के लिए किया जाता है, जिससे कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इनमें कीटनाशी, कवकनाशी और खरपतवारनाशी प्रमुख है। ये किसानों को फसल हानि से बचाने में सहायक होते हैं और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किंतु इनके अत्यधिक और अनुचित उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम होती है, जल स्रोत प्रदूषित होते हैं और उपयोगी जीवों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों दोनों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इनका संतुलित और सावधानीपूर्वक उपयोग आवश्यक है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन। वैश्विक जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु में दीर्घकालिक बदलाव है, ठीक है? तो यहाँ के मौसम में बहुत लंबे टाइम के बाद जो बदलाव आता है वो दीर्घकालिक सॉरी जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है? एंड जिसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा है। आप सोचो, यह उद्योग, वाहनों और वनों की कटाई से बढ़ती है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को एक डाउट है कि सर ये ग्रीन हाउस जो गैस ये क्या होता है, तो भाई ग्रीन हाउस गैस को समझिए ध्यान से। जरूरी है समझना। ग्रीन हाउस गैस वे गैस होते हैं जो सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करते हैं, रोक के रखते हैं। समझा गया? पृथ्वी के किस में, वायुमंडल में रोक कर रखते हैं। और इसी पृथ्वी की तापमान, इससे क्या होता है भाई कि पृथ्वी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, ठीक? और इस प्रक्रिया को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? यदि अगर ये गैस मात्रा में, अगर ये गैस संतुलित मात्रा में हो तो पृथ्वी का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त है। अगर ये गैस खास करके ग्रीन हाउस गैस इनकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो पृथ्वी ज्यादा गर्म होने लगता है। समझ गया? मतलब कि गर्म होने से, ज्यादा गर्म होने से पृथ्वी को रोका जाता है। इसके अकॉर्डिंग, ग्रीन हाउस गैस के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? इससे ग्लोबल वार्मिंग, हम देखो अब ज्यादा गर्म हो जाए पृथ्वी, जब पृथ्वी ज्यादा गर्म हो जाएगा, है ना, तो बर्फ पिघलने लगेंगे। तो ये जब बर्फ पिघलने लगेंगे, अधिक गर्मी होने लगती है, तो इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि पृथ्वी जो है, धरती जो है वो गर्म हो गया और वो गर्म होके वाष्प के रूप में निकल रहा है, मतलब कि हीट हो रहा है पृथ्वी, है ना? और पृथ्वी के जितने भी बर्फीली जगह है ना, अब कोई भी खास हिमालय, हिमालय से लेकर कहीं भी आप चले जाओ, और आपने जैसे कि गंगोत्री नाम का, आपने जैसे ग्लेशियर का नाम सुना है? ग्लेशियर्स, हिमनद, ठीक है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर भी ना पिघलने लगते हैं, पता है? और ध्रुवीय जो बर्फ होता है, ये भी, है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की जो बर्फ होती है वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगता है। तो ये आपका गर्मी के कारण अत्यधिक जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो इसी तरह से समझो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर की जो मात्रा होती है, ग्लेशियर जो होती है, ध्रुवों की जो बर्फ होती है, वो धीरे-धीरे पिघलने लगती है। समझ गया? तो ये सब ध्यान रखना है। सब समझ गए? आपने क्या समझा? ग्रीन हाउस गैस समझा, ग्लोबल वार्मिंग समझा। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी चीजें हैं। ये हमें पृथ्वी को बचा के रखते हैं, तो भाई पृथ्वी एक पल में नष्ट हो जाएगा। और यह उद्योग वाहनों और वनों की कटाई से बढ़ती है। इसके प्रभाव में तापमान वृद्धि, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और समुद्र स्तर में वृद्धि शामिल होता है, जो पर्यावरण और मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। तो भैया पेड़ पौधे, वनों का कटाई ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखना चाहिए सब चीज का। वन्य जीवों का अवैध शिकार। वन्य जीवों का अवैध शिकार वह गैर कानूनी गतिविधि है जिसमें से जानवरों को उनके मांस, खाल, दांत, सींग या फिर अन्य अंगों के लिए मारा जाता है। बताओ, तो ये गलत है और यह जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है और कई प्रजातियां इससे विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती है।
इसके कारण पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। इसे रोकने के लिए कड़े कानून, निगरानी, जन जागरूकता और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं जैविक आक्रमण। जैविक आक्रमण वह स्थिति है जब बाहरी या फिर विदेशी प्रजातियां किसी नए क्षेत्र में प्रवेश कर वहां तेजी से फैलने लगती है और ये प्रजातियां स्थानीय जीवों और पौधों के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। इससे स्थानीय प्रजातियां कमजोर हो जाती है या फिर विलुप्त हो जाती है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। उदाहरण के रूप में जलकुंभी और लेंटाना जैसी प्रजातियां हैं। इसलिए इन आक्रामक प्रजातियों का नियंत्रण और रोकथाम जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक है। जैव विविधता संरक्षण के लिए जरूरत। जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और जीवित और जीवन के लिए आधार प्रदान करती है और यह हमें भोजन, औषधियां, ईंधन और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। जैव विविधता जलवायु को नियंत्रित करने, मृदा की उर्वरता बनाए रखने और जल चक्र को संतुलित करने में भी बहुत ही सहायक है। इसके संरक्षण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संपदा संरक्षित रहती है। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं, पौधों और पहाड़ी तंत्रों की सुरक्षा करना है। यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके लिए वनों की रक्षा, वन्य जीव संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास अपनाना क्या है, बहुत जरूरी है। जन जागरूकता का भी इसमें महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका निभाती है। इस तरह से ये चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। चैप्टर 9 देखिए क्या है, चैप्टर 9 है पर्यावरणीय प्रदूषण और संकट। ठीक है, पर्यावरण में क्या प्रदूषण, कैसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, प्रदूषित होता है और संकट क्या भाई, समझिए। पर्यावरणीय प्रदूषण आज मानवता के सामने एक गंभीर संकट बन चुका है। वायु, जल और मृदा प्रदूषण तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनके मुख्य कारण औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वाहनों का धुआं, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और वनों की कटाई है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण और जैव विविधता में कमी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। यह न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे पारितंत्र के संतुलन को भी बिगाड़ता है। अतः प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण, स्वच्छ ऊर्जा उपयोग और जन जागरूकता के माध्यम से संकट को कम किया जा सकता है। प्रदूषण किसे कहते हैं? आप लोग जानते हो ना, प्रदूषण वह स्थिति है जब पर्यावरण के घटक वायु, जल और मृदा में हानिकारक पदार्थ जैसे कि गैस, ऊर्जा जैसे कि ध्वनि, विकिरण, ये मिलकर उनकी गुणवत्ता को अगर खराब कर देते हैं तो यही क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक, इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। मानव, पशु, पक्षियों तथा पौधों के जो स्वास्थ्य है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसमें और वो बीमार होने लगते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के क्या कारण है बताइए? पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण है ना, खास करके भाई ये औद्योगिकरण जो है, ये जो फैक्ट्रीज बनते हैं, बड़ा बड़ा कारखाने जो बनते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा प्रदूषण है ना, प्रदूषण को बढ़ाने में भाई, वायु प्रदूषित करने में, जल प्रदूषित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। शहरीकरण भी एक शामिल है, ठीक है, जिनसे वायु और जल में हानिकारक तत्व बढ़ते हैं। वाहनों का धुआं, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और वनों की कटाई भी बड़े कारण हैं। इसे इसके अतिरिक्त कचरे का अनुचित निपटान, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग तथा बढ़ती बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण संतुलन को बिगाड़कर प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, बताइए, बढ़ाते हैं। वायु प्रदूषण कैसे होता है भाई? जब वायु प्रदूषण वह स्थिति है जब हवा में धूल, धुआं, विषैली गैसें और सूक्ष्म कण मिलकर उनकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। इसके मुख्य कारण वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन का जलना और कचरा जलाना, ये सब। इससे श्वसन रोग, आंखों में जलन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। वायु प्रदूषणों के प्रारूप। वायु प्रदूषण विभिन्न प्रारूपों में पाए जाते हैं, जैसे कि ठोस कण, धूल और धुआं, तरल कण, एरोसोल, गैसीय पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जैविक तत्व, परागकण, जीवाणु तथा रेडियोधर्मिक कण। ये सभी वायु की गुणवत्ता को प्रभावित कर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।
अब बात करते हैं प्रमुख वायु प्रदूषक। प्रमुख वायु प्रदूषक वे हानिकारक पदार्थ हैं जो वायु की गुणवत्ता को खराब करते हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। इसके अलावा धूल कण, धुआं, राख, सीसा तथा अमोनिया भी वायु को दूषित करते हैं। ये प्रदूषक मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण तथा वायुमंडलीय समस्या। वायु प्रदूषण वह स्थिति है जब हवा में धूल, धुआं, हानिकारक गैसें और रसायन मिलकर उसकी शुद्धता को खराब कर देते हैं। इसके मुख्य कारण उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन का जलना और वनों की कटाई ये सब है। वायु प्रदूषण से कई वायुमंडलीय समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण और अम्लीय वर्षा और जलवायु परिवर्तन। ये समस्याएं मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन और पर्यावरण संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। केस स्टडी भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य भारत प्रदेश के भोपाल में हुई एक भयानक औद्योगिकरण दुर्घटना थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में अत्यंत विषैले मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई जस्ट ही। अब बताओ, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, कई लोग श्वसन रोग, आंखों की बीमारी और आजीवन स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो गए। अब बताओ, यह घटना औद्योगिकरण की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की गंभीर आवश्यकता को दर्शाती है। अगला है सुनिए, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण वह स्थिति है जब नदियां, झीलों, समुद्रों और भूजल में हानिकारक रसायन, कचरा, सीवेज, जैसे कि भाई बड़े-बड़े कारखानों में क्या होते हैं, जो गंदगी होते हैं वो भाई प्लास्टिक व्लास्टिक का गलनांक फलनांक जो कीड़े का है ना, शहर में जो बड़े-बड़े है ना, ये हॉस्पिटल्स खुलते हैं, वहाँ के कचरे-फचरे इन सब चीज़ वहीं जाते हैं, ठीक है? और ये सब कहाँ नदी में जाते हैं, पदार्थ मिलकर पानी को प्रदूषित करते हैं। इसके मुख्य कारण औद्योगिकरण अपशिष्ट, घरेलू गंदा पानी, कृषि में उपयोग होने वाला रसायन, प्लास्टिक कचरा, तेल रिसाव, जल प्रदूषण से हैजा, डायरिया जैसे जल जनित रोग फैल जाते हैं ना। साथ ही जलीय जीवों की भी इसमें मृत्यु हो जाती है, पर्यावरण असंतुलन भी उत्पन्न होता है। यह मानव जीवन के लिए भैया एक गंभीर खतरा है और आने वाले सतत विकास के लिए भाई बहुत खतरा है, ठीक? आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान है इससे। एंड जल प्रदूषकों के प्रारूप। जल प्रदूषक विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कि ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ। इनमें औद्योगिकरण अपशिष्ट, घरेलू सीवेज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और प्लास्टिक प्रमुख ठोस व फिर तरल प्रदूषक है। इसके अलावा तेल रिसाव, भारी धातुएं और सूक्ष्म जीवाणु भी जल को दूषित करते हैं। ये सभी जल की गुणवत्ता को खराब कर मानव और जलीय जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। समुद्री प्रदूषण। समुद्री प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें समुद्र के जल में प्लास्टिक, कचरा, तेल, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिकरण अपशिष्ट और सीवेज मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। इससे क्या होता है भाई? इसके प्रमुख कारण जहाज़ों से तेल रिसाव, समुद्र में कचरा फेंकना, औद्योगिक गतिविधियाँ और तटीय प्रदूषण है। इसके कारण क्या होते हैं? समुद्री जीव क्या होते हैं भैया? समुद्री जीव-जंतु नष्ट होने लगते हैं, जैव विविधता इससे कम हो जाती है और समुद्री पारितंत्र असंतुलित हो जाता है। यह मानव स्वास्थ्य, मत्स्य उद्योग और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या है। अगला है ऊष्मीय प्रदूषण। ऊष्मीय या तापीय प्रदूषण वह स्थिति है जब मानव गतिविधियों के कारण जब जल स्रोतों जैसे नदियों और झीलों का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। यह मुख्यतः थर्मल पावर प्लांट, कारखाना और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले गर्म जल के सीधे जलाशय में छोड़ जाने से यह चीज होता है ना? इसके कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होता है भाई, मछलियाँ और अन्य जलीय जीवों की भाई मृत्यु हो जाती है ना? हो सकती है। यह पारिस्थितिक संतुलन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अगला है जल गुणवत्ता मापक। जल गुणवत्ता मापक वे विभिन्न मानक होते हैं जिनके आधार पर जल की शुद्धता और उपयोगिता का निर्धारण किया जाता है, ठीक है? इनमें भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण शामिल होते हैं, जैसे कि तापमान, रंग, गंध, पीएच मान, घुलित ऑक्सीजन, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग और रासायनिक ऑक्सीजन मांग, CO2 तथा COD तथा जीवाणुओं की उपस्थिति।
इन मापकों से यह पता चलता है कि जल पीने योग्य है या फिर प्रदूषित है। अगला है मृदा प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, है ना। मृदा प्रदूषण वह स्थिति है जब मिट्टी में हानिकारक पदार्थ जैसे कि रसायन, कीटनाशक, प्लास्टिक, औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू कचरा मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देती है। इसके कारण मिट्टी की उर्वरता जो है कि वो घट जाती है। वहां पे कोई भी, है ना, हम पौधे लगाएंगे, है ना, जैसे कि गेहूं, धान, ठीक, कोई भी खाद्य पदार्थ को हम उपजाना चाहेंगे तो वहां पे हमें उर्वरक क्षमता ही सही नहीं होगा, जिससे फसल बहुत खराब हो जाएगा। फसल उत्पादन प्रभावित होता है इससे, और पर्यावरण असंतुलन असंतुलन हो जाता है, जिससे मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण वह स्थिति है जब वातावरण में अनावश्यक और अत्यधिक तेज आवाजें उत्पन्न होकर प्राकृतिक ध्वनि संतुलन को क्या करती है, बिगाड़ देती है। इसके प्रमुख कारण वाहनों का शोर, औद्योगिक इकाइयां, लाउड स्पीकर, निर्माण कार्य और पटाखों का उपयोग, ये सब ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य में तनाव, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी तथा सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए क्या है भाई, हानिकारक है। अगला है चैप्टर आपके सामने 10, अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट। अपशिष्ट प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कचरे का संग्रह, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान किया जाता है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। इसके अंतर्गत घरेलू, औद्योगिक और जैविक अपशिष्ट को अलग-अलग करके उनका सही तरीके से निस्तारण करना किया जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख तरीके पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, खाद निर्माण और सुरक्षित लैंडफिल है। यह पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के सही उपयोग और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही अपशिष्ट प्रबंधन से प्रदूषण कम होता है और स्वच्छ सतत पर्यावरण का विकास होता है। संकटदायी अपशिष्ट समझिए। संकटदायी अपशिष्ट वे हानिकारक विषैले कचरे होते हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। इनमें रासायनिक अपशिष्ट, औद्योगिक कचरा, रेडियोधर्मी पदार्थ और चिकित्सीय अपशिष्ट शामिल है। इनका गलत निपटान जल, वायु और मृदा को प्रदूषित करता है तथा जीव जंतुओं और मनुष्यों पर घातक प्रभाव डालता है। अपशिष्ट प्रबंधन की संकल्पना। अपशिष्ट प्रबंधन की संकल्पना वह विचार है जिसके अनुसार कचरे का सही संग्रह, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान किया जाता है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। इसका उद्देश्य कचरे को कम करना, संसाधनों का पुनः उपयोग बढ़ाना और स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण का विकास करना है। बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में मैंने ये नोट्स बनाया ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। अपशिष्ट का निस्तारण वह प्रक्रिया है जिसमें कचरे को सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से क्या होता है, हटाया जाता है और नष्ट किया जाता है। इसमें पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, खाद निर्माण, भस्मीकरण और लैंडफिल शामिल होता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और मानव स्वास्थ्य तथा प्रकृति की रक्षा करना होता है। भारत में भारत में अपशिष्ट प्रबंधन कचरे के सही संग्रह, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान की व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ रखना और प्रदूषण को कम करना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है जा रहा है। घरेलू, औद्योगिक और जैविक अपशिष्ट का सही प्रबंधन सतत विकास और स्वस्थ पर्यावरण के लिए क्या है भाई, आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने आप लोगों का 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। और देखिए वैसे सभी जितने भी यहाँ पर मैंने चैप्टर लिए हैं ना, सर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर को मैंने इजी बना दिया यहाँ पर। आप लोग नोट्स को देखिए परचेज व्हाट्सएप से देखिए क्या कीजिए, नोट्स को परचेज कीजिए जिसमें आपको क्या मिलेगा, 5 साल के, 5 इयर्स के सॉल्व्ड PYQ, ठीक है ना। 5 इयर्स के भाई क्या होगा भाई, 5 साल के सॉल्व किया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से उनका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, है ना, उनका भाई रीजन भी रहेगा, समझाया हुआ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको 5 साल की PYQ का नोट्स मिलेगा। ठीक, ये तो हो गया MCQ नोट्स, ठीक है, PYQ का। उसके बाद साथ में आपको ये जो अभी आपको बुक करवाए हैं
ये चैप्टर वाइज जो आपके लिए नोट्स बनाया है, देखो कितना इजी लैंग्वेज, बहुत ही खुद से अगर पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा। अब तक जितना भी समझा है समझ में आया ना, तो अब देखिए समझा दिया, अच्छा से समझ में वैसे आ रहा है। तो वीडियो को रोक कर अब क्या कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट जितने भी चैप्टर है समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है और भी कई वीडियोस बनाने हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को रोक के समझिए, या फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सही पढ़ाई इसमें आपको दिया जा रहा है। 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व है ना, एग्जाम्पल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, रीजन के साथ, और साथ में आपको क्या मिल रहा है भाई, साथ में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, आप लोग देरी नहीं करते हुए व्हाट्सएप से अब जाके इसको परचेस कर लीजिए। ठीक है, चैप्टर 13, चैप्टर 14, इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। जितने भी चैप्टर्स मैंने दिखा दिए, मैंने सारा दिखाया और समझाया भी बहुत अच्छा से आप लोगों को, है ना। लगभग देखिए लगभग सारा चैप्टर हो ही गया, क्योंकि अब तक जितना समझा दिया उनके बाद आपका जितना भी चैप्टर था सारा इजी ही था। और व्हाट्सएप से पीडीएफ परचेस कीजिए आप लोग। जितने भी अब देखिए जितने भी आपको ना इसका नोट्स मिलेंगे सबका प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो एमसीक्यू जो आप लोगों के लिए एमसीक्यू वाला भी वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, ठीक, जिसमें से आपको ध्यान से समझना होगा। और एग्जाम के लिए अब देखिए ये तो समझ में आ गया सब बात, अब क्वेश्चंस को करना है, प्रैक्टिस करना है, एग्जाम देना है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। जाइए आप व्हाट्सएप से परचेस कीजिए ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस एंड चैप्टर वाइज नोट्स। ठीक है, क्वेश्चंस का है भाई सॉल्व, है ना, विथ एग्जांपल्स, है ना, मिलेगा आपको। चलिए आप लोग परचेस कीजिए व्हाट्सएप से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो बाय। जन स्पेशंस बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।